सारे सज्जन साहिबाना ने निशानदेही आगे राम राम। यो सदा हरियाणवी पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 154। और आज पॉडकास्ट पे तशरीफ लाए हैं चंद्रशेखर भाई। चंद्रशेखर भाई राम राम। आपने स्क्रीन पर दिखने लग रहे होंगे। पहले तो थैंक यू, इतनी दूर से जोड़ने तक खातर मारते हैं। और बढ़िया हो गए आप। यू आर इन गुड हेल्थ इन कनाडा। तो क्या हाल है आपके, राम बताओ। राम। राम राम निशांत भाई। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद इतना वार्म वेलकम करने के लिए। और सच में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आज निशांत भाई के सामने दिख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे और रूबरू हो रहे हैं हम। मैंने ना पिछले साल में आपके पॉडकास्ट के टच में आया था। उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है, छोटी सी, कि मैं ना जब काम पे जाता हूँ ना तो मेरा आधा घंटे का जाने का ड्राइव है और आधा हम्म, घंटे का आने का ड्राइव है। तो जाते वक्त तो मोस्टली मैं क्या है कि यहाँ के जो एफएम चैनल है ना वो सुनता हूँ, क्योंकि उससे लोकल न्यूज़ पता चल जाती है। हम्म, और आते वक्त मैं सुनता हूँ पॉडकास्ट, इंडिया के पॉडकास्ट। इसमें कई हैं, जिस तरह रणवीर मेरे को बड़ा पसंद है, बियर बाई सैपर उसका वो सुनता था। तो एक दिन और फिर मैं हरियाणवी गाने चला लिया करता कभी कभी बीच बीच में ना। फिर मेरा यूं होया कि भाई यार, कोई हरियाणवी के अंदर कोई पॉडकास्ट है कि नहीं है। तो मैंने उसके प्राइम पे सुनता हूँ, मैं अमेजन प्राइम पे। तो मैंने उसकी सर्च बार में जाके ना बिल्कुल एग्जैक्ट ये लिखा, हरियाणवी पॉडकास्ट। हम्म, और आई वॉज सो सरप्राइज कि वो एज इट इज लिखा हुआ चैनल आ गया द हरियाणवी पॉडकास्ट। मैंने कहा वाह जी वाह, नीचे लिखा रहे निशानदेही। तो उस दिन मैंने वो शुरू करा और वो मेरे इतनी लत लगी ना उसकी। हर रोज मैं एक एपिसोड, आधे घंटे का ड्राइव है मेरा और आपका एपिसोड 1 घंटे से ऊपर निकल जाएगा, कई बार 50 मिनट 1 घंटा। आधे घंटे में ड्राइवर पे गाड़ी लगा के सुना करूँ उसको, फिर पूरा करके अंदर जाया करूँ। तो बड़ा अच्छा लग रहा है आज की पिछले साल मैंने देखना शुरू करा और आज मैं आपके साथ बैठ के बात करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो थैंक थैंक यू सो मच मेरे भाई, मजा आएगा। मेहरबानी चंद्रशेखर भाई, आपका इतना प्यार देने खातर और पॉडकास्ट सुनने खातर। चंद्रशेखर भाई पे बात कर लें आज कनाडा पे। हरियाणवी जीवन जो कनाडा के अंदर है, हमारे आड़े के बालक जहाँ हैं जो कनाडा में रहे हैं। हम्म। आप भी, अब हम बात कर रहे थे प्री पॉडकास्ट के, पहले स्कॉटलैंड और फिर बाद में कनाडा मूव हुए। तो कनाडा का जो जीवन है, हम देखे हैं बर्फ पड़ी रहा है। आपसे पहले बात हो थी कि जाडा में गणी रहा है, -10 डिग्री 15 डिग्रीज हो जाए। तो हम्म। पहली बार जब कनाडा गए तो के अनुभव रहे आपके इनिशियल, जो हरियाणा तक कल्चर, आप वैसे तो ऑलरेडी स्कॉटलैंड जा चुके थे, लेकिन हम्म। कनाडा एक फिर भी नया देश था आपके लिए। तो उड़े पहली बार जाके साल 6 महीने के एक्सपीरियंसेस रहे, शुरू के अनुभव रहे के आपने मतलब देखा इंडिया से अलग कुछ चीजें जो हम्म। समाज में आड़ी डिफरेंस होंगी, पॉलिटिक्स में होंगी। तो संक्षिप्त में अगर हम्म। बताना चाहो तो। देखो डिफरेंस की बात करें तो देखो डिफरेंस तो बहुत है अगर इंडिया से कंपेयर करें हम्म, तो। बट मैं वो रियल जो एक टेस्ट है ना वो शायद आपको ना बता पाऊँ अपनी बातों से। हम्म, उसका रीज़न है क्योंकि मैं पहले, आपने बताया खुद कि मैं स्कॉटलैंड रहा था पहले। हाँ, तो ठंड वहाँ भी होया करती, बर्फ वहाँ भी गिरा हम्म, करती। तो वहाँ पर लेकिन क्या था कि वो -17 लास्ट से लास्ट देखा था, लोवेस्ट से लोवेस्ट टेम्परेचर। यहाँ एक्चुअली -30 और -40 भी देख लेते हैं हम सर्दियों के अंदर। तो नो डाउट विंटर्स आर स्केरी, हम यहाँ बोलते हैं भी ऐसे भी, हाँ, डरावनी होती है ना। क्यों, अंधेरा, बर्फ और फिर ठंड इतनी की घर से बाहर तो निकल ही नहीं सकते। विंटर हम्म, डिप्रेशन करके एक बड़ी टर्म है, जो अगर आप सोसाइटी के अंदर डिफरेंस देखोगे ना तो वो ये है। इंडिया में फिर भी क्या है कि मेरे ख्याल से समर्स में स्ट्रेस हो सकता है आदमी को, और विंटर बड़ी हम्म, हेल्दी होती है, कुछ जल्दी, रहता है बत्ता, को कपड़े पहन सकता है अपने पूरे के पूरे। तो उस एंगल से देखे तो विंटर थोड़ी हार्श लगी पहली बार गया था जब मैं। हम्म, और लोगों के कल्चर के अंदर ये है कि जो पॉलिटिक्स है ना यहाँ की, पॉलिटिक्स के अंदर बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक तो इंडिया में क्योंकि बाई चांस होया क्या कि जब जिस साल मैं आया था ना, 2019 में आया था मैं यहाँ कनाडा, तो उस वक्त इंडिया में इलेक्शन थे, हम्म, अपने सेंटर के इलेक्शन थे मई मई 2019 के अंदर। दोबारा से प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ ली थी, है ना। तो मैं वोट करके और फिर अगले हफ्ते यहाँ आया था, ये लगा लो। और मैं यहाँ आया था उस हफ्ते भी नहीं, शायद 2 दिन की बात थी, फिर रिजल्ट आ गया था तो हम्म, वो जीत गए थे। तो मैं उस माहौल से बड़ा टची था उस वक्त, कि इतना हम्म, त्योहार त्योहार की तरह मनाया जाता है। हम्म, यहाँ बड़ा सिंसियर तरीके से चलता है। और जो पॉलिटिक्स के अंदर आमतौर पे बहुत ज़्यादा पार्टीज नहीं होती हैं, 2 पार्टीज मेजरली चल रही होती हैं, 1 2 पार्टी छोटी मोटी होती हैं जो उनका साथ दे के ही चलती हैं साथ में। तो वो जो माहौल है ना पॉलिटिक्स हम्म, वाला, उसका बहुत डिफरेंस है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट नहीं है ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि देश में इलेक्शन थे, आके चले गए। तो ये बड़ा हम्म। डिफरेंस है इन चीज़ों के अंदर। सही सही। तो हिसार से कनाडा जाना कैसे हुआ? मतलब मैं किसी भी हरियाणवी के लिए मतलब पूछना चाहूंगा कि कोई हिसार में, सिरसा में बैठा है, रोहतक में बैठा है, हम्म। तो वाई कनाडा? मतलब काफी लोग हरियाणा के ऑस्ट्रेलिया जाने लग रहे हैं, यूके जाते हैं। हम्म।
तो हम्म, कनाडा क्यों चूज किया आपने? मेरा कनाडा चूज करने का रीजन पारिवारिक था भाई। ठीक। क्योंकि मेरे बड़े भाई कुलदीप कुमार, वो 2016 से कनाडा में थे। हम्म। उनका कुछ ऐसा सिस्टम था कि वो आईटी में है तकरीबन 20 साल से। 2003 में उन्होंने करियर स्टार्ट करा था, तो सभी से आईटी के अंदर है। तो 2008-9 के बाद कुछ ऐसा सिस्टम बन गया कि हर साल ही ना उनको यूएस में जाना पड़ता ऑन साइट पे 2 महीने 3 महीने। फिर बच्चे और परिवार के साथ फिर थोड़ी सी इन चीज़ों में होने लग जाती है, क्योंकि बार बार आना जाना बच्चों को भी दिक्कत होती है फिर ना। तो फिर भाई ने प्रोग्राम बनाया कि मैं परमानेंटली बाहर शिफ्ट हो जाता हूँ। तो 2016 में भाई मेरे कनाडा आ गए थे। उस वक्त कनाडा की जो इमिग्रेशन प्रोसेस है ना, वो सबसे हम्म। ज़्यादा स्मूथ और क्विक छोटी है। कि सही। भाई अगर आपको सिटीजनशिप तक या पीआर तक पहुंचना है ना, तो वो आपका बहुत छोटा सफर है, उसमें आप पहुंच जाते हो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो हम्म। 2019 के अंदर मेरे बड़े भाई को दूसरा बच्चा, इनकी बेटी होने वाली थी। हम्म। तो एक तरीके से अगर 93 में बोल रहे हैं तो मैं तो जापे पे गया था। अच्छा। तो मेरा तो बाय डिफॉल्ट हो गया था भाई, ना मेरे को कंट्री चूज करनी पड़ी, ना मेरे को सिटी चूज करनी पड़ी, कि मैं तो फिर भाई सोचना के नहीं पास ही पड़ा। आया था। हाँ, तो मेरे लिए इतनी वो बड़ी बात बनी नहीं। पर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर जवाब देना, कि आपने जैसे पूछा कि सहार का सिरसा का हम्म। बच्चा जो है वो यहाँ क्यों है, हम्म। तो उसका उसका उन सबका ना रीजन, एक सबसे बेस्ट रीजन तो यही होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ, कि जो इमिग्रेशन जर्नी है ना वो बड़ी छोटी है। कि आप अगर एजुकेशन पे भी आ रहे हो ना, तो आपको हम्म। वर्क परमिट मिल जाएगा, वर्क परमिट के बाद पीआर मिल जाएगा, और हम्म। पीआर के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो वो एक मेन अट्रैक्शन है बच्चों के लिए कनाडा आने का। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि भाई वर्ल्ड के अंदर टॉप यूनिवर्सिटीज हैं या टॉप एजुकेशन होती है, ऐसा कुछ तो नहीं है डेफिनेटली। बट एक इमिग्रेशन प्रोसेस, यस। वो थोड़ा इजी है, फैसिलिटेशन है ज्यादा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जी। चंद्रशेखर भाई हमारे साथ ना पॉडकास्ट पे गौरव मान आए थे काफी हम्म टाइम पहले, तो वो भी आपकी तरह स्कॉटलैंड गए थे हम्म शुरू में, आप मतलब ग्रेजुएशन करन। तो हम्म 2-3 साल उड़े रहे, उनसे काफी बार स्कॉटलैंड के बारे में बात हुई। एडिनबरा में शायद रहा करते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम स्कॉटलैंड ही गए होगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मतलब इंडिया से हम्म, बाहर फर्स्ट टाइम ग्रेजुएशन करने। तो बिल्कुल कनाडा पे हम आओगे, थोड़ी सी स्कॉटलैंड की और बात कर ले हैं जब अगर जिक्र बिल्कुल। किया है। तो गौरव मान के एक्सपीरियंसेस ये रहे कि वो होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री में थे, और उनकी प्रॉब्लम वहीं रही जो बताया करते हैं कि मन आइसोलेशन मार गई उड़े, एक होम सिकनेस, एक आइसोलेशन 3 साल में रहा उड़े। तो बोला मैं दुखी हो गया, मैं वहां एडजस्ट नहीं कर पाया उस लाइफ तक। तो कनाडा में तो आपके पास फैमिली सपोर्ट था, देयर वाज सम हम्म बड़ी एल्स पहले थे जिसके पास आप गए, हम्म तो सीन अलग था। स्कॉटलैंड में क्या हुआ? स्कॉटलैंड में एज स्टूडेंट आप गए, बायोटेक हम्म आपने बताया था, तो हम्म। वो कैसा सफर रहा, अगर ब्रीफली बताना चाहो उसके बारे में? वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये गौरव मान जी कब गए थे स्कॉटलैंड, ये कौन सा साल शायद था? 10 या 11 में गए थे, मतलब दस मैं या ग्यारह अज्यूम कर रहा हूँ इसी टाइम पे गए, 10 या 11 में। मैं 11 में वापस आ गया था। तो हाँ। मैं गया था 2008 में। तो हम्म। इंटरेस्टिंग सी कहानी यार, मैं कोरिलेट कर सकता हूँ कि हम्म। उन्होंने मान साहब ने क्यों बोली हुई है बात, क्योंकि उस वक्त इंटरनेट का भी इतना जोर था नहीं। हम्म। तो ये वीडियो सही। कॉल वगैरह ना हफ्ते में एक हम्म। दिन बैठ के कंप्यूटर के आगे फिर हाँ। करनी पड़ेगा। मेरे आज भी ध्यान है कि जब मैं स्कॉटलैंड था ना, तो दैनिक भास्कर ने मेरे पापा मम्मी का इंटरव्यू लिया था इसार में, कि ये पूरे हाफ पेज का मतलब उनका वो फोटो और सब कुछ छापा था, कैसे वो 4 फीट की टेबल के ऊपर इतना बड़ा कंप्यूटर धर रहे हैं और अपने लड़के से बात कर रहे हैं। तो मतलब वो जमाना था उस वक्त ना। तो आइसोलेशन नो डाउट होता है। मेरे साथ इंटरेस्टिंगली मतलब कुछ ऐसा बना कि मैं नेटवर्किंग के अंदर थोड़ा सा थोड़ा सा तेज लगा लो या कह लो कि लोगों से जल्दी घुल मिल जाता हूँ। हाँ। तो उस वक्त भी मैंने वहां जाने से और कुट होया करती उस वक्त एक वेबसाइट, हाँ थी और ध्यान है? कुछ। ध्यान है हाँ हाँ, ना? बिल्कुल, हम चलाइए। तो मैंने ओवरकुट के ऊपर एक वो चला दिया, अपना कैंपेन सा चला दिया कि यू नो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग इन अबरडीन। मैं अबरडीन सिटी के हम्म। अंदर था, यूनिवर्सिटी ऑफ अबरडीन मेरी यूनिवर्सिटी थी। तो उस पे मेरे पास भाई धीरे धीरे करते ना 72 बंदे जुड़ गए, जो अच्छा। उसी महीने में वहाँ जाने वाले थे, अलग अलग ठीक। कोर्सेज में नो डाउट। तो उनके साथ एक कम्युनिटी बन गई। तो मैं लिटरली जिस दिन वहां पहुंचा ना, तो हम्म। मतलब यूँ लगा लो मेरे को किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हुई। घर का मतलब घर मिल गया रहने के लिए, यार मिल गए, दोस्त मिल गए, यूँ लगा लो चाहे पहले दिन उतर के पार्टी कर लो, ऐसा सीन बन गया था। तो वो हम्म। वाला चैलेंज नहीं आया, बट आइसोलेशन वाला यस, क्योंकि उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो बन जाता है बहुत लोगों के साथ। और हम्म। दूसरा क्या है कि एक और बड़ी प्रॉब्लम है,
ये आइसोलेशन तो आप जैसे आइसोलेशन आपने वर्ड लिया ना, तो आपके दिमाग में भी और आपके जो लिसनर है ना उनके दिमाग में भी आइसोलेशन यूं बनता है कि भाई घर से बाहर निकलो तो कोई बोलने चालने वाला नहीं है, ये ऐसा सिस्टम है, ये बनता है। पर एक्चुअली में ना इसके डेप्थ में जाओगे ना, तो ये इंट्रा हाउस आइसोलेशन भी बहुत तगड़ा आइसोलेशन है विदेशी धरतियों पे। इंट्रा हाउस मतलब कि एक रूम में कोई रह रहा है, दो दो बच्चे रह रहे हैं, दूसरे रूम में दो बच्चे रह रहे हैं, एक एक हफ्ता हो जाए उन्होंने देखे। हाँ, सुबेरे किसी की शिफ्ट है, दिन में किसी का बस बस कॉलेज बस। है, समझ रहे हो? तो ये आइसोलेशन मार जाता है, बहुतों को मार जाता है, नो हम्म डाउट। अनटिल और अनलेस आप थोड़े से भी अगर खुल के बोलने वाले और नेटवर्किंग करने वाले हो ना, फिर तो आपकी सेटिंग बन जाएगी ठीक। हम्म। नहीं तो फिर ये आइसोलेशन मार जाता है। बट मेरा भगवान की दया से सिस्टम बहुत अच्छा रहा, वहाँ आइसोलेशन वाला ऐसा कोई चक्कर नहीं था, ठीक निकला जितना टाइम निकला। वो अपने रनिंग वीजा ही छोड़ के आया था मैं, वो एक बिजनेस का कीड़ा होता है ना, जो कि बिजनेस करना है अपना। तो मैंने 2011 में स्टार्ट किया था बिजनेस, और तब से अपने बिजनेस ही करता आ रहा हूँ भगवान की दया से। बढ़िया, ग्रेट। क्योंकि हिंदुस्तानी जिंदगी ऐसी है ना, यहाँ लोगों से इंटरेक्शन का अलग लेवल है, अलग तरीका है। हम्म। यहाँ लोग खाम खाम हम्म। भी आ जाए आपके पास। हाँ तब बिल्कुल इंटरेक्शन बिल्कुल। जो है ना बिना बात पे भी हो जाए, तो मतलब यहाँ मौके नहीं चाहिए नेटवर्किंग करने के, हम्म। वो करने के। वहां लेकिन स्पेसिफिकली यू हैव टू मेक एफर्ट्स। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आइसोलेशन की डिग्री तो क्या कहूंगा, लेवल लगा लो, इतना हो जाता है हाँ। कि मान लो किसी का जन्मदिन बर्थडे भी है ना, बालक का है किसी और का भी, हम्म तो आपकी लिस्ट भी इतनी सिकुड़ी हुई होती है कि आप अपने दोस्त भी सारे नहीं बुला सकते। हम्म। इंडिया में तो अपने क्या है कि यूं मान लो कि अपने पास 15 कैपेसिटी है, तो अपन 30 बुला लें, बोले घर के तो बनते हैं, कड़े बैठ जाएंगे। हाँ। पर यहाँ आइसोलेशन इस हद तक जा चुका है कि वहां पर भी 3 बंदे बुलाने हैं तो 3 बंदे बुलाएंगे। हम्म। क्योंकि मैंने कई लोगों से बात की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस में जो हरियाणवी रहते हैं काफी। शुरू में मतलब यहाँ से देखने में कई बार लगता है कि लाइफ बड़ी ग्लैमरस है, वो पार्टी कर रहा है, हम्म। रात को यहाँ जा रहा है, हम्म। वहां जा रहा है। हम्म। लेकिन कई बार ये जो कोई ग्रेजुएशन करने गया है, कोई पोस्ट पीजी करने गया है, तो ये चीज वो तब सेकंड फेज अपना बताते हैं ना कि यार ये पिक्चर भी है। हम्म। ये तो है ही जो हम्म। तुम्हें मैं सोशल मीडिया पे डाल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे, लेकिन ये फेज भी है कि मैं इसके थ्रू भी गुजर रहा हूँ, या लोग बच्चे हम्म। इसके थ्रू भी गुजरते हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये मतलब इजी सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, मतलब हाउ डू यू टेक इट, कि बिल्कुल नेटवर्किंग के थ्रू, बिल्कुल। क्योंकि वहां एटलीस्ट ये अपॉर्चुनिटीज तो हैं। मतलब हम्म। 70 लोग आपके और से जुड़ के आपके पास आ गए, तो हाँ। और सेंस ऑफ कम्युनिटी क्योंकि बाहर जाके ज्यादा फील होती है इंडिया से ज्यादा। हम्म। आपको अपने जैसा या मतलब अपने एरिया का भी आदमी मिल जाएगा बाहर, तो मतलब यू फील दैट, मतलब इनसाइड एक चार्म सा लगेगा, अरे वाह वहां का है। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणवी पॉडकास्ट का आपने कहा कि पॉडकास्ट देख लिया, अरे ये हाँ भी है। मतलब मेरे तो स्माइल ही नहीं रुकी कई देर तक। मैंने तो जो जो सर्च बार में लिखा ना, एज इट हाँ, इज वही चैनल आ गया निकल के। मैंने कहा क्या बात है, ये तो मेरा निहाल कर दिया मेरे को, तो मैंने कहा आज इसने। बढ़िया। तो ये सिस्टम बढ़िया। तो आपने बिल्कुल ठीक कही ये बात कि बंदे तो बंदे पे डिपेंड करती है ये चीज़ ना। और एक बात ना खास है, मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मेरे से बहुत बच्चे कांटेक्ट करते हैं, हम कहाँ जाएं, क्या पढ़ें, क्या कुछ करें। तो मैं हमेशा उनको सबसे पहले तो ये पूछता हूँ कि अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या तुम बाहर जाने के लिए एलिजिबल हो क्या? मैं हम्म, आइल्स की इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी डिग्री की बात नहीं कर रहा। क्या तुम्हारा करेक्टर, तुम्हारा चरित्र जो है वो हम्म, बाहर जाने लायक है कि नहीं है, पहले उस चीज़ को डिफाइन कर लेना। अगर नहीं हो ना, तो बाकी सब चीज़ें जीरो हो जाएंगी। लाइफ के कई साल आपके जीरो हो जाएंगे, और फिर सोचते हो कि हम्म, हमने क्या कर लिया। तो सबसे सही पहला तो ये है कि देख लो कि आप मतलब मिलनसार हो कि नहीं हो, कितने एफर्ट्स कर सकते हो। एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने आप कोई नहीं आने वाला तुम्हारे पास। सही सही। अ, चंद्रशेखर भाई, कनाडा आप मूव हुए, तो हम्म। बायोटेक का आपका बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, लेकिन मैं आपकी बायो सर्च कर रहा था तो यू आर एन एड्यूप्रेन्योर, बिजनेसमैन, हम्म। अब मॉर्गेज वाला काम भी किया हुआ है साथ हम्म। साथ। तो कई चीजें हैं, यू आर अ मैन ऑफ वेरी टैलेंट्स, आई शुड कॉल। तो इस लाइन में कैसे आपकी एंट्री हुई, या मतलब वहां आपने स्कोप इस चीज का ज्यादा देखा? तो क्योंकि हम्म। कोई भी बडिंग लड़का है वो जाएगा वहां, अपार्ट फ्रॉम डूइंग सम ऑड जॉब्स, लाइक कोई हम्म। कैरियर बनाना है उसे, और विदाउट एनी लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड के अलावा कोई करियर बनाना है जनरल फील्ड में, जहां कोई हम्म। मतलब स्पेसिफिक एजुकेशनल डिग्री नहीं चाहिए। तो हम्म। थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बात करो, ये जो हम्म। आपका फेज रहा कनाडा में जाने के बाद। तो कनाडा के फेज को बताऊंगा ना, उससे पहले 2 मिनट में मैं मेरा पीछे बैकग्राउंड बता दूं, ताकि वो कनेक्शन मिल जाए कि भाई ये बायोटेक से एजुकेशन पे शिफ्टेज कैसे मिली। हम्म। तो हुआ क्या कि मैं जब मेडिकल बायोटेक से मैंने अपनी मास्टर्स करी, और हम्म उसके बाद वहीं मैंने अपनी कैंसर रिसर्च ज्वाइन कर ली थी। बट मेरे दिमाग में चढ़ गई थी कि मेरे को
बिजनेस करना है। तो 2011 में जब मैं वापस आया ना, हम्म, तो हमने धंधा शुरू किया। तो दो तरह के धंधा शुरू किए, एक एजुकेशन का और दूसरा ये कैफे वगैरह खोलने का। सीसीडी की पहली मशीन हिसार में हम लेके आए थे अच्छा, 2011 में। ग्रेट। हाँ, तो साथ में हमने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा था, और मैंने अपना करियर एज ए प्रोफेशनल जो है वो हम्म, एज ए बायोलॉजी टीचर स्टार्ट किया था ठीक। हिसार के अंदर ही। हाँ, हमने इंस्टीट्यूट वगैरह खोले थे, और फिर हिसार, रोहतक, करनाल, पानीपत, 4 जगह पे हमने सेंटर बना लिए थे, और वहाँ हम फिर पढ़ाया करते। मैं बायोलॉजी लिया करता, और हम्म, साथ में मेरे टीचर थे, वे अपने अपने सब्जेक्ट लिया करते थे। तो ऐसे मेरा मतलब जर्नी स्टार्ट हुई। मैं क्लासरूम में 2 साल रहा, हम्म, और 2 साल में मेरे ये समझ में आ गई कि मैं क्लासरूम में रह के बड़ा बिजनेस नहीं बना सकता। उस वक्त हम्म, ऑनलाइन और सिस्टम थे नहीं ना, तो अपने को सही। पता नहीं था कितनी तो हम्म, स्केलेबिलिटी मेरे को उस बिजनेस की समझ नहीं हाँ, आई। क्योंकि मेरे को बिजनेस की थोड़ी नॉलेज हो पहले से ही थी, क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन वैसे ड्राफ्ट कर रखी थी सारी की सारी। तो ये टर्म्स मेरे को पता थी, स्केलेबल होना चाहिए बिजनेस, सही। फलाना होना चाहिए। तो मेरे को लगा नहीं कि वो स्केलेबल है। तो मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, हम्म, स्टोमेटा इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। स्टोमेटा एक बायोलॉजी वर्ड है, हाँ, मतलब आप ये। बायोलॉजी प्रोसेस है, वही ऑक्सीजन हाँ के इधर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमने क्या करा है उसमें, गवर्नमेंट के ना एजुकेशन के प्रोजेक्ट पे काम करा करते। हम्म, तो हम लोग पीआईए बन गए थे सरकार के, भारतीय सरकार के, हम्म, भारत सरकार के पीआईए मतलब प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी। तो एजेंसी। हम उनके एजुकेशन के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करा करते, और मेरा सेक्टर दो मेन थे, लाइफ साइंसेस सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, और हम्म, एक है हेल्थ केयर सेक्टर स्किल डेवलपमेंट काउंसिल। इन दोनों के जो प्रोजेक्ट आते थे उस पे मेरी कंपनी ज़्यादा काम करती थी, बाकी सेक्टर में भी करती थी, वो थोड़ा थोड़ा करती थी। तो हम्म, वहां से मेरा बायोटेक का और एजुकेशन का टच चलता रहा। तो मेरा मेजर काम यही रहा इंडिया में। बाकी साइड वाइज हमने कई काम करे, मैंने रेस्टोरेंट भी खोला, मैंने प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई थी, मेरा रिटेल के शोरूम्स भी थे। साइड वाइज साइड एसल्स, मेन स्ट्रीम में मेरा एजुकेशन का काम रहा 2011 से लेके 2019 तक, जब तक मैं यहाँ आया। और इवन जब भी यहाँ आया तब भी पीछे चल रहा था काम। कोविड में फिर हमें वो बंद करना पड़ा, क्योंकि रेंट बहुत थे सिस्टम के, हमारे 100 से ऊपर सेंटर थे, तो उनके रेंट वेंट बहुत थे। हम्म, तो एजुकेशन मेरे रग रग में जा लिया था, मेरा फोर्टे बन गया था, वो मेरा मेन स्ट्रीम बन गया था एजुकेशन। तो यहाँ आने के बाद जो एडुप्रेनर की आपने बात करी, तो एडुप्रेनर, आई गेस आप तो समझते हो भाई, हम्म, एजुकेशन और एंटरप्रेनर को जोड़ के एक नई जोड़ दिया फैंसी एंटरप्रेन्योर। फैंसी टर्म निकाल दी, जिसको एडुप्रेनर बोल दिया। तो हमने यहाँ आने के बाद एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया ऑनलाइन ई लर्निंग। ये कोविड से पहले की बातें हैं, अच्छा, 2019 की। कोविड 2020 में आया था। सही। तो हमने एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कराया जिसपे हमने कहा कि वैदिक मैथ जो है ना अपना इंडिया का, उसको पूरी दुनिया में फैलाएंगे। हम्म, ऑनलाइन लर्निंग देंगे, इसकी 1-to-1 ट्यूटरिंग, टीचर इंडिया में ट्रेन करेंगे और बच्चे ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो इस हम्म, प्लेटफॉर्म पे हमने काम शुरू किया, 3-4 महीने डेवलप करने में लगे इसको। फिर हमने इसकी मार्केटिंग करने की सोची, इतने कोविड लग गया। हम्म, बट फिर भी हमने उसको स्टार्ट करा। साथ में हमने एक और प्लेटफॉर्म बनाया classroom.com के नाम से। जैसे आपकी क्लास प्लस ऐप है ना, क्लास प्लस हम्म। ऐप आपने सुनी होगी। तो नहीं, मैंने सुनी नहीं उसमें क्या है है। कि कोई भी, अगर मान लो आप इंस्टीट्यूट चलाते हो, हम्म, आपको ऑनलाइन करना है अपना कोचिंग सेंटर, तो अच्छा, अच्छा। बस 4 डिटेल भरो, लॉग इन करो, सबमिट करो, और आप फुल फ्लैज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बन गए। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन एग्जाम, ऑनलाइन असाइनमेंट, एवरीथिंग, ऑनलाइन अटेंडेंस, सब हम्म, कुछ उसके अंदर। तो वो हमने बनाया, उसमें 6 महीने लग गए थे डेवलप करने के अंदर। खूब खूब पैसा लगाया। हम्म, तो उस प्रोसेस के अंदर हम घुस गए, तो वो एक स्टार्टअप कल्चर के अंदर आ गए और एजुकेशन से जुड़े रहे। हम्म, तो वो हमारा आज भी, हम वैदिक मैथ जो है उसकी 1-to-1 ट्यूटरिंग वाला प्लेटफॉर्म चलाते हैं हम। तो उस एंगल से मैं एडुप्रेनर रहा। सही। बट लोकल अगर कनाडा की बात करें, तो हम्म, यहाँ लोकल हम लोग मोर्गेज ब्रोकर हैं। हम्म, मेरा एक पार्टनर है, हमारी खुद की कंपनी है। ये ऊपर आप देख भी रहोगे डीएनए मोर्गेज का जो हम्म, एक फ्रेम सा लग रहा है, तो ये कंपनी का नाम हमारा डीएनए मोर्गेज। ये डीएनए वो बायो वाला नहीं है, बट अच्छा। डी 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 फॉर डिलन, एन फॉर एंड, और ए फॉर आर्या। बट वो बायोलॉजी ब्लड है ना, तो उसमें डीएनए नाम बना दिया। एक्रोनिम वही बन गया। हाँ, वो बना दिया। तो वहां से फिर ये सिस्टम जो था हमारा ब्रोकरेज के ऊपर चला गया। तो ये ग्रेट। थी मेरी जर्नी कि मैं क्यों एजुकेशन से जुड़ा और क्यों उस ब्रोकरेज के अंदर आया। सही, सही। हाँ, तो अब तार से जुड़ गए, मतलब बायोटेक से हाँ, एजुकेशन, फिर फाइनली मॉर्गेज के। बिल्कुल तो बिल्कुल चंद्रशेखर भाई ने बात करी स्केलेबिलिटी की, तो दोस्तों जिसको नहीं पता, वैसे गूगल सर्च करके पता लग सकता है, लेकिन स्केलेबिलिटी का बेसिक मतलब यही है कि बिजनेस, आप क्या कहते हैं ना कि हलवाई है, वो एक गुलाब जामुन बना हुआ है, तो वे 500, 1000। तो बेसिकली कि ग्रोथ कहाँ से हो सकती है बिजनेस की, या एक रिस्ट्रिक्शन, एक लिमिट, एक सीलिंग आ जाए। तो ये स्केलेबिलिटी है, बिजनेस में स्केलेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि असली ग्रोथ स्केलेबिलिटी से आती है। बाकी तुम सर्च कर सको, अगर बिजनेस यहाँ से तुमने कुछ और आइडिया चाहिए तो यू कैन रीड मोर।
तो चंद्रशेखर भाई अगले उस पर आते हैं, एस्पेक्ट पे। आपने बाकी अपने सारी बारे बात में ठीक बात थी। की। हाँ। बाकी सारी बात ठीक थी, एग्जाम्पल में गुलाब जामुन का नाम नहीं लेना चाहिए था। यहाँ मिठाई के अंदर वो स्वाद आवा को नहीं जो अपने हरियाणा के लड्डू बूंदी और गुलाब जामुन खाया करे ना, बिल्कुल। वो नहीं मिलता स्वाद यहाँ तो। मेरे को आपके ना खिलाने पड़ेंगे किसी दिन। हम्म, सही सही सही, बिल्कुल। और हम हरियाणवी जो है थोड़ा मीठे के लाड़े ज्यादा हैं, हर जगह मतलब बिल्कुल मीठा खाने की बिल्कुल। थोड़ी सी अंदर से नेचुरल डिजायर सी रहे जितनी भी ना, और ढंग का मीठा खाने के अपने आड़े आड़े आया जो यहाँ बनता है बाहर में स्वाद शायद आता नहीं है वो जो, चाहे वो डोनट्स हो या कुछ और हो, तो वो उस मीठे में स्वाद आता नहीं है हमें। खैर, बिल्कुल। चंद्रशेखर भाई, अब हम उस एस्पेक्ट पे आते हैं कि जो आपने बात की, आप वो नॉलेज भी देते हो भाई कि पीआर का सिस्टम क्या है, वर्क वीजा, स्टडी वीजा। तो थोड़ी उस एस्पेक्ट की बात करें कि कोई हरियाणा का, वेस्ट यूपी का, दिल्ली का, हमारे यहाँ आसपास नॉर्थ इंडिया का कोई लड़का जाना चाहे कनाडा, और फॉर दैट पर्पज एनी अदर कंट्री एज वेल, तो थोड़ा हम्म बेसिक हमें समझा दीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहता हूँ, कोई 18-20 साल का मेरे अलावा कोई मेरा छोटा भाई है वो जाना चाहता है, तो ये क्या हम्म प्रोसेस रहेगा? फर्स्ट जो इमिग्रेशन की आपने बात करी, कनाडा में इजी है इमिग्रेशन, स्टडी वीजा पे, फिर वर्क परमिट मिलने का क्या सिस्टम है वहाँ, किस किस टाइप की हम्म अपॉर्चुनिटीज है स्टडी में, मतलब कहाँ पे जा सकते हैं, पीआर, हम्म सिटीजनशिप से तो दूर होगी, पीआर तक का सफर हम्म, कैसे है, और क्या ठीक है। अपॉर्चुनिटीज है, नए बच्चे को किस कोर्सेज में एडमिशन ले, या मतलब किस फील्ड में वो वहाँ हम्म इमर्जिंग फील्ड है जहाँ वो सोच सकता है। समझ गया, मोटा मोटी मैं समझ गया बात को। हम्म। इसमें ना जो इमिग्रेशन वाला मैटर है ना, इसको शुरू हम्म। करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है ठीक है। कि भाई जो भी राय मैं दूंगा ना वो प्रोफेशनली। ये मैं कैनेडियन सिस्टम में घुस गया। सही सही, इंडिया नहीं में तो बिल्कुल बात तुम ठीक है। खाट पे बैठे बैठे उक्के के भी दे दें भाई, ये छोड़ ये क्या कर रहा है, तो कंप्यूटर में एडमिशन ले ले, गुड़ 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 है। बिल्कुल बहुत पर जरूरी है। यहाँ हम्म। फिर क्या है कि थोड़ा सा सिस्टम है ऐसा कि भाई डिस्क्लेमर यही है कि भाई मैं जो भी एडवाइस दूंगा, सजेशन दूंगा, वो प्रोफेशनल नहीं है एडवाइस, बिकॉज हम्म। मैं लाइसेंस्ड जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। नहीं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे और इमिग्रेशन वाले सिस्टम से जुड़े मेरे को 15 से ज़्यादा साल हो गए, क्योंकि 2008 से शुरू करी थी मैंने अपनी जर्नी, तो उस बेस पे मैं आपको बिल्कुल ABCD बता दूंगा कि भाई क्या सिस्टम है। हम्म। मैं पर्सनली यहाँ पे एज ए PR ही आया था, PR हम्म। लेके और फिर ही लैंड किया था। तो मैंने वो प्रोसेस नहीं देखा, बट मैंने अपने यारों प्यारों को खूब इस पे सजेशंस दिए हैं। तो सबसे पहले तो आपको काम करना है कि एक कोर्स ढूंढना है, हम्म। जगह ढूंढनी है कि कौन सी सिटी में आपको जाना है। अगर तो हम्म। आप बहुत ज़्यादा घुल मिल के रहने वाले यानी कि देसी लोगों के साथ रहना पसंद करते हो, तो आपको ब्रैम्पटन GTA में रहना ज़्यादा पसंद आएगा। वैंकूवर, कैलगरी, एडमंटन, ये 5-4 सिटी हैं बड़ी बड़ी, विनीपेग जिसमें इंडियंस ज़्यादा हैं, तो वहाँ जाना पसंद करते हो। वहाँ अपना कॉलेज ढूंढो, यूनिवर्सिटी ढूंढो, कोर्स ढूंढो, और उस कोर्स में एडमिशन ले लो। हम्म। कोर्स टू बी वेरी फ्रैंक ना डिपेंड करता है कि किस बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, लेकिन ठीक। किसी को ये है कि भाई मेरे को तो बस ये पकड़ना है कि भाई मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, करियर बन जाए। तो हम्म। आज के दिन मेरी राय सभी से ये होती है, अगर तो वो नॉन मेडिकल से है तो AI में एडमिशन ले। हम्म। ग्रेजुएशन में आ रहा है तो AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, बायोलॉजी वाला नहीं है, इंटेलिजेंस वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हाँ। तो कंप्यूटर से कंप्यूटर वाला AI के अंदर एडमिशन ले लें, सही सही। ग्रेजुएशन कर लें, PG डिप्लोमा कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, उसके अंदर स्कोप आने वाले टाइम में खूब है। हम्म। अगर अगर मेडिकल का बच्चा है तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स को पकड़ ले, हम्म। क्योंकि बायो की AI जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू चलने वाली है, और हम्म। आने वाले डिकेड के अंदर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है ये हेल्थ केयर और फार्मा इंडस्ट्री, स्पेशली कोविड के बाद। सबने अपने बजट खोल दिए हैं इस इंडस्ट्री के पीछे। तो ये दो सेक्टर ऐसे हैं जिसमें बच्चा एडमिशन ले सकता है। तो मान लो कि उसने उसने 2 साल के कोर्स में एडमिशन ले लिया बच्चे ने, हम्म। वो स्टूडेंट वीज़ा पे आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो साथ साथ में उसको 20 घंटे जॉब करना अलाउड है, वो अपनी जॉब भी कर सकता है 20 घंटे, ठीक। लेकिन उसका इमिग्रेशन स्टेटस जो है उसका, वो स्टूडेंट वीज़ा ही रहेगा। हम्म। राइट। तो जैसे उसकी स्टडी पूरी होगी 2 साल की, उसके बाद वो वर्क परमिट के लिए एलिजिबल हो जाता है। 20 घंटे एज एक पर हफ्ते में? हाँ, 20 घंटे एक हफ्ते के अंदर। मैं कहीं कुछ और लोग ना समझ रहे हूँ। हाँ, दिन में तो फिर बचेगा ही क्या उसका। हाँ, मैं कहते। हाँ, तो यूं ला लो कि भाई उसकी स्टडी पूरी होने के बाद उसको वर्क परमिट जो मिलना है ना, वो मोटा मोटी जितनी पढ़ाई उसने करी है ना उससे 1.5 गुना के आसपास आसपास मिल जाएगा। है ना, मतलब कि अगर 1.5 1 साल की पढ़ाई करी है तो उसको 2 से 3 साल के बीच का वर्क परमिट मिल जाता है। मोटा मोटी ये तो मान ही लो कि 2 साल का वर्क परमिट तो मिलना ही मिलना है, ऑलमोस्ट मिल ही जाता है कुल मिला के, राइट। हम्म। अब वो वर्क परमिट पे जब होगा
अपनी जॉब करेगा फुल टाइम, उसमें वो फुल टाइम अलाउड है, चाहे बिजनेस करे चाहे वर्क करे, कुछ करे अपना, वो अलाउड है उसके ऊपर। और जब वो मान लो 2 साल उसने या 2.5 साल काम कर लिया ना, अब उसके पास यहाँ की एजुकेशन है, उसके पॉइंट हम्म, अलग मिलेंगे उसको, सही। यहाँ की जॉब के एक्सपीरियंस है, कैनेडियन जॉब एक्सपीरियंस, उसके पॉइंट अलग मिलेंगे, तो लगभग उस 2 साल के अंदर एलिजिबल हो जाता है पीआर की फाइल के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल के लिए। तो वो फिर परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल पुट कर सकता है। हम्म, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है सिस्टम इन दिनों, हम्म, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, फिलहाल बच्चे बहुत आ गए हैं, क्योंकि ये स्कोर बेस्ड सिस्टम है सारा का सारा। हम्म, वो स्कोर जो है उसमें आपको थोड़ा कंपटीशन बढ़ जाता है फिर आपका कहीं ना कहीं। तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है यहाँ पे ना, प्रोविंस ढूंढने का, कि कौन से प्रोविंस में जाएं। हम्म, प्रोविंस मतलब स्टेट। सही। जो लोग मतलब पहली बार सुन रहे हैं उनको, उनके लिए कि भाई जो जैसे अपने कई स्टेट हैं, तो यहाँ भी 13 स्टेट हैं लगभग, और हम्म, उनको प्रोविंस बोलते हैं। तो जिस प्रोविंस के अंदर जो स्कोर कम जाता है ना, वो हम्म, प्रोविंस अच्छे टारगेट पे रहते हैं आजकल बच्चों के। सही। तो वो एक थोड़ी सी नई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि पहले सोच के आओ कि भैया आगे पीआर, हम्म, हालांकि ये गारंटी नहीं है, क्योंकि पीआर के रूल रातों रात भी चेंज हो सकते हैं। सही। आप 3 साल के आगे की सोच के नहीं आ सकते। हम्म, रिसेंटली अभी पिछले हफ्ते एक एडवाइजरी डाली है गवर्नमेंट ने, कनेडियन गवर्नमेंट ने, कि इन्होंने देखा है कि कुछ लोग, कुछ कंसल्टेंट ना गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और वो गलत इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि वहाँ पढ़ने आओ और पीआर गारंटेड। तो उन्होंने इन्होंने सही। हाईलाइट किया है अभी पूरे मीडिया के अंदर, पूरे नेशनल पेपर के अंदर इस चीज को भी। तो ये इसी बेस पे निकली है ये स्टेटमेंट भी, क्योंकि पीआर के रूल कभी भी मान लो सरकार चेंज हो गई, अभी वाली हम्म, सरकार तो इमिग्रेंट्स को बड़ा लव करती है, ये तो हम्म, रिफ्यूजियों को भी खूब बुला रही है, क्योंकि सही दुनिया सही। के रिफ्यूजी मेरे ख्याल से कनाडा में इकट्ठे हो गए होंगे, है ना। हम्म, तो ये तो प्यार करती है इमिग्रेंट्स को। जस्टिन ट्रूडो तो जो अपने हम्म, प्रधानमंत्री हैं, अब वो सरकार चेंज होगी, मान लो कंजर्वेटिव की आ गई, तो वो इतनी हेल्दी नहीं है इमिग्रेंट्स को लेके, रूल बहुत चेंज हो चेंज कर सकता देगी, तो आप सोच के कुछ है फिर अपना कुछ हो जाए। तो दिमाग में ये फैक्टर आपने जरूर रखना है हमेशा से ही, कि रूल चेंज हो सकते हैं आपके। और मेरे साथ ये बात बनी थी यूके में भी। है। वहाँ पे भी क्या हुआ था, 2008-9 में एक एचएसएमपी नाम से वीजा हुआ करता था, वर्क हम्म, परमिट मिलता था 2 साल का, उसके बाद सही। एचएसएमपी मिलता था, हाईली स्किल्ड माइग्रेंट परमिट, वो बंद कर दिया था उन्होंने। हम्म, और 2011 में जिस साल में वापस आया ना इंडिया, उन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बंद कर दिया। हम्म, पढ़ो स्टूडेंट वीजा पे, वापस इंडिया चले जाओ, ये यूके की कहानी है तब की। तो ये कहानियां कहीं भी बन सकती है, तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। तो वर्क परमिट के बाद बंदा पीआर अप्लाई कर देगा, पीआर मिल जाता है तो आपका परमानेंट रेजिडेंसी है, जो पीआर कार्ड है आपका 5 साल के लिए बनता है, हर 5 साल बाद रिन्यू कराते रहो चाहे। और पीआर के ऊपर जब आप 3 साल तक, कुछ है 1,000 समथिंग दिन, ये हम्म, आपने कनाडा की धरती पे बिता लिए ना, जरूरी नहीं लगातार हम्म, बंचेज में भी हो, जिस दिन आपने ये पूरे कर लिए, तो आप सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, तो आप सिटीजनशिप अप्लाई कर दो। सही। ये कहानी है हाँ, इमिग्रेशन की। मतलब करीबन ये कई साल का प्रोसेस है। मतलब एकदम हम्म। तो कुछ नहीं होता। तो 2 साल अगर स्टडी वीजा, फिर वर्क वीजा, हम्म, फिर पीआर का जो टाइम है, तो 7-8 साल अब मतलब जो सोच बच्चा के चल आया रहा है है। ना अगर एज ए स्टूडेंट आया है ना, तो आप मान लो मरे से मरे 7 से 8 साल तो उसको लग जाएंगे। 7-8, बढ़िया। हम्म। तो चंद्रशेखर भाई, आपने तो बात करी लीगल वाली। अब एक दूसरा हम्म। तरीका है इलीगल। उस पर तो हम्म। खैर कोई सलाह कोई दे नहीं सकता। लेकिन उसके अगेंस्ट आप हम्म। क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अग- हरियाणा का आजकल ट्रेंड क्यों हो रहा है, खास तौर पर नॉर्थ हरियाणा में, करनाल कुरुक्षेत्र के थड़ में, कि गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं। बच्चे हम्म। डोंकी मार के या तो यूएसए या पोर्चुगल, मतलब इलीगली एजेंटा के चक्कर में आके फिर वहां जाने लग रहे हैं। वहां उनकी लाइफ मतलब फिर बाद में वे डिपोर्ट हो हैं, किसी की डेथ हो जाए रास्ते में, तो हम्म। वो रूट भी लेने लग रहे हैं। मतलब दे आर सो डेस्परेट। तो उसके अगेंस्ट आप क्या कहना चाहोगे कि भाई इससे बढ़िया इंडिया में रह लो, मतलब दिस इज नॉट द वे? डेफिनेटली यार, ये तो कोई रास्ता है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ कि लीगल रास्ता भी जो है ना, वो भी हर किसी के लिए नहीं है। नहीं है। तो मेंटली और आपने डिप्रेशन में शुरू मार में जैसे मार कहा ना मार कि सकता है वो आप देख आपको। लो आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। हाँ हाँ, मैं तो बल्कि इस लेवल तक हूँ कि जो लीगल वे भी है ना, वो भी सही रास्ता नहीं है सबके लिए। और जो आप इलीगल की बात कर रहे हो ना, उसके भी कई लेवल हैं। एक तो हम्म, आपने लेवल ये बता दिया जैसे अभी कि बिल्कुल ही डोंकी मारने वाला सिस्टम, बॉर्डर क्रॉस करनी, बॉर्डर हाँ, क्रॉस करके फिर दूसरे देश के अंदर घुसना, ये तो बिल्कुल ही इलीगल हो गया। हम्म, आजकल ये बीमारी जो है ना बाहर जाने वाली, हरियाणा के अंदर बहुत कसूती डाउन सर जो बैठ बना ली है, हम्म, इतनी डाउन सर बना ली है कि जिस महीने में आया था ना इस साल, हम्म, इंडिया विजिट करके गया था मैं इस साल, मैं हम्म, आया था मार्च अप्रैल में। हम्म, मेरा गांव है मुकलाना, मतलब घना बड़ा तो नहीं पर भी ठीक लगा लो, 2223-2500 वोट होंगे गांव में। हम्म, जब 2008 में मैं वहां से
बाहर गया था ना यूके, हम्म, तो इशार भास्कर के अंदर न्यूज छपी थी उसकी, हमारे सरपंच ने दी थी वो, कि हमारे गांव का थोड़ा बाहर गया पढ़ना रही है, और वो मेडिकल फील्ड के अंदर फलाना धमकाना, मतलब अच्छी खासी वो लगी थी। मैं इस लेवल पे थी उस वक्त तो बातें, कोई इक्का हम्म, दुक्का जाया करता। समझ इस साल गया। जब मैं गया ना मार्च अप्रैल में, एक महीने के अंदर 62 बच्चों ने, 62 बच्चों ने आइल्स दिया था एक महीने के अंदर। हम्म, 62 बच्चों ने आइल्स का एग्जाम दिया एक गांव के अंदर से, और उसमें से 99% कैनेडा के। कोई एक आधा बालक मेरे को ऐसा मिला होगा जिसने कहा होगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया की ट्राई करूंगा, सारे हम्म, कनाडा के पीछे पड़ रहे, तो इतनी घुस गई है वो बात हम्म, में। अब दिक्कत कहाँ है? दिक्कत उसमें से कुछ बच्चे ऐसी थी, जो जिनसे मैंने बात करी तो बोले कि मैंने कहा, तेरे को क्या करना था? ग्रेजुएशन करी उसने, बोले हम्म, कि मेरे को आईएएस की तैयारी करनी थी। मैंने कहा यार वाह, आईएएस की तैयारी करनी है, तूने कनाडा जाना है, और कनाडा में जाने के लिए वो हर हद के ऊपर तैयार है। बोले सही। क्या तरीका है, मैं कैसे जाऊँ? ये भी नहीं कि भाई लीगल वे से जाना है, बोले जैसे मर्जी भेज दो, मेरे को कनाडा जाना है। तो मेरा राय हमेशा इस पॉइंट के ऊपर ये रहेगी हम्म, कि कोई भी रास्ता पकड़ के अगर बाहर जाना है ना, तो हम्म, वो बच्चा आए, मैं ये नहीं कह रहा ना आए, वो बच्चा है जो है ना साम दाम दंड भेद लगा के मेरे को बाहर जाना है, वो सिर्फ वो बच्चा है जो अपने आप को इंडिया में कंडम घोषित कर चुका है ठीक। कि मेरा तो काम चल ही नहीं सकता यहाँ, मैं तो हम्म, यहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से सेटिंग ही नहीं बैठ रही। वो तो अपने सारे साम दाम दंड भेद लगा, वो अपनी जमीन बेचे चाहे लोन ले चाहे कुछ करे, वो आ जाए। लेकिन आपके पास कोई पर्पज अगर नहीं है यहाँ आने का, लेट्स से कि आपने अपनी स्टडी इंप्रूव करनी है, या अच्छा लाइफस्टाइल बिताना है, या अपने बच्चों के लाइफस्टाइल के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कोई ना कोई मोटिव अगर आपके पास नहीं है ना, तो ये दूसरे रास्ते ना पकड़ें, हम्म, क्योंकि आप पछताओगे। ये दूसरे रास्तों के ऊपर टाइम भी लगाओगे, पैसा भी लगाओगे, और डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हम्म, जिंदगी का एक पड़ाव आएगा कुछ साल के बाद, 5 साल बाद या 7 साल बाद, आप कहोगे ये बांधा मैंने अपना बैग और मैं चला वापिस। हम्म, तो आपने, आप कुछ, आपने वे प्रीशियस ईयर्स ऑफ योर लाइफ आपने र्यून कर दिए, खराब कर दिए बिल्कुल, है ना, उसका ना आनी जानी की में बनी आपकी। तो ये डिसीजन इमोशनल होते हैं इस लेवल के ऊपर। दूसरा, हम्म, पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी वो है, क्योंकि आपका व्यूअर मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि हरियाणवी बोली पर इन सब पे होता है ना, तो आपका एज्ड व्यूअरशिप भी है आपके पास। हम्म, तो ये बात मैं स्पेशली मेंशन करूंगा, सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है ये आज के दिन माँ बाप ने भी ट्रेंड बना दिया है। उसका उसका मैं रीज़न देता हूँ आपको, एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक ताऊ से बात हो रही थी, फ़ोन पे ही हो रही थी, तो मैंने उसको यूँ बोला कि भाई आप क्यों भेजना चाहते हो अपने बच्चे को बाहर? हम्म? तो क्यों ट्रेंड चला रखा है आपने? बोले कि एक किला भी बेचोगे और इसको बाहर हम्म, भेजोगे। तो उसने एक बात बोली, आप मेरे को यूँ बता दो, इंडिया में ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें मैं 25 लाख रुपए लगा दूं और हम्म, यूँ महीने के 1 लाख से 2 लाख कमाने वाला बन जाए? मैंने तो राम राम कह के ताऊ तर फोन ही काट दिया। मैं बता भी नहीं इस बात का, और सच में नहीं है। नहीं। मैं कौन सा धंधा बता दूं भाई, इंडिया के अंदर ऐसा कोई धंधा है? हम्म, तो लो वे पेरेंट्स जो है ना घर के, वे भी, हम्म, उन्होंने भी कैलकुलेटर बना दी है बच्चों की लाइफ, ये भी कि भाई इन्वेस्टमेंट कितने की तरह देख रही साल, है उसको, ये इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्टमेंट है, देख रही रिटर्न है आएगा। बिल्कुल। ये टर्म जो है ना आपने एकदम बढ़िया सेट करी है, इन्वेस्टमेंट की तरह देख रही है अपने बच्चे को, तो ये गलत है। उनको काउंसलिंग दो ढंग से, और ऊपर से सोशल मीडिया तो बर्बाद करे रहे, हम्म, है ना। सोशल मीडिया पे अगर 100 पोस्ट डलती हैं एक घंटे के अंदर, उसमें से 90 पोस्ट डलेंगी नियाग्रा फॉल की, मॉल बस। की, गोरियों के साथ, और क्लब की, ये वो 10 ही होंगी जो थोड़ी सी नॉर्मल फोटो डलती हैं। कोई नहीं डालता वो जो शिफ्टें कर रहे हैं, हाँ, दिन वो की दिन में, रातों की, बर्फ है। हाँ 15-15, 16-16 घंटे अगर काम करना पड़ रहा है आफ्टर मतलब हाँ एजुकेशन, हाँ। कॉलेज के बाद भी, कुल मिला के। तो वही है ना कि हम्म, एस्पिरेशन आ जाती है उससे, सोशल मीडिया के हम्म, बाद से आप दूसरे को देखते हो ना, वो भेड़ चाल का हिस्सा, आपने कहा विदाउट हम्म, पर्पज लोग जा रहे हैं। अच्छा यो चलेगा काम तय, मैं भी हम्म, चल पड़ूंगा। हम्म। मतलब और कोई अपन भी ले जो। तो, अपन ले तो इतने कतरली हैं हरियाणा वाले तो, ये तो मेरे बेटे यहाँ जाके ना वे डॉलर कमा लिए मान लो थोड़े बहुत है, तो वे कैश निकाल के और नू सजा के उसकी फोटो सी फेंक कर नू मारेंगे, फेंक कर इंस्टाग्राम के ऊपर, बोले दे तेरा भाई किंग है ना। तो ये चल रहा है सिस्टम, तो वो उससे अब पता है डायरेक्शन तो गलत चली जाती है। देखो बच्चा हम्म, 20-21 साल का कितना होता है, एक बात मानोगे आप यहाँ ना, एक पता नहीं मेरे को आपका व्यूअर कितना जानता है, हम्म, पर जिसने जिसने कनाडा जाने की सोची होगी उसने जरूर सुना होगा, एक प्रोसेस है LMIA की, एल हम्म, एम आई ए अच्छा, एक तो स्टूडेंट वीजा हो गया सीधा, हम्म, एक ये है LMIA वर्क वीजा। ठीक, वर्क वीजा भी कैसे है कि यहाँ का कोई एम्प्लॉयर आपको जॉब ऑफर देता है, ठीक, फिर आप वहां जाते हो और आप हम्म, उसी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हो 2 साल के लिए। ठीक, और इसके एवज के अंदर सारे गोरख धंधे चलते हैं, समझ रहे हम्म, हो।
ये एम्प्लॉयर हैं, कौन है, ये सब पता है हमको, हैं किसके धंधे हैं और क्या धंधे हैं इनके, है ना। तो बेसिकली क्या है कि अब मैं आपको हाइट बता रहा हूँ कि थोड़ा सा अगर लिसनर इस बात को समझे ना, भाई 21 साल के किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन करी है, उसके सामने सीधा सीधा सा प्रोसेस है कि वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा करने या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करने के लिए आ सकता है, पढ़ ले अपने। लेकिन 21 साल के बच्चे जो कि टॉपर रहे हैं अपने स्कूल कॉलेजेस के, वो LMI लेके आ रहे हैं आज के दिन यहाँ पर अपने हरियाणा के। तो ये जो लेवल है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि LMI पे आप आते हो, यहाँ पर वही काम है, कोई पेट्रोल पंप का है क्या, कोई रेस्टोरेंट का है या कोई और है, 2 साल के आप कहीं और काम कर नहीं सकते, है ना। बंद गए। और वो हाँ, फिर यहाँ पे आपको आपसे मतलब एक गवर्नमेंट का तरह से टेस्ट लग। वो एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे ले लिया ना किसी ने, मतलब 2 साल के लिए, हाँ फिर वो कुछ भी कराए क्योंकि उसके अधीन हाँ हो गए ना 2 साल। वो तो हाँ। एक दूसरे ने मेहरबानी करी आप पे बुला के, तो यू विल बी बिल्कुल। बाउंड बाय हिज टर्म्स, तो जो और वो फ्री चाहेगा। में नहीं करी उसने। हाँ ना, मतलब देयर इज नथिंग लाइक फ्री लंच कहते हैं। एग्जैक्टली, हाँ तो कुछ ना कुछ तो पे करना पड़ेगा प्राइस फिर उसका। हाँ। तो मनी वाइज भी पे करते हो आप, और इमोशनली और अपना करियर तो बलि पे चढ़ा ही देते हो। मैं ये नहीं कह रहा, मैं किसी जॉब को छोटा नहीं बता रहा कि तुम ये हम्म, काम करने क्यों आ गए यहाँ पे। यहाँ की खूबसूरती यही है, यहाँ आने के बाद आपका ना दिमाग खुल जाता है, भैया हम्म, सारे काम बराबर हैं, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मैं उस एंगल से कह रहा हूँ कि जो टाइम आपका लाइफ में प्रीसियस था ना, हम्म, जो 21 22 23 25 साल की उम्र में जो एनर्जी आपके पास होती है कोई नई डिग्री नई नॉलेज लेने की, वो सब वो आपने व्यर्थ कर दी। ना हम्म। यहाँ के आप पढ़ पाओगे, ना कुछ और कर पाओगे, डॉलरों के फेर में फंस जाओगे। और एक बार आपने घर पे भेज दिए ना 50,000 1 लाख एक महीने के, घर के फिर आगे आपके कुछ लट और दे करना देंगे। नहीं। घर के आपके लट दे देंगे बोले इस महीने आए को नहीं, आज बस। तेरी बुआ के जाना था, उसके फूफा के ऑपरेशन होना था, उसने मांगे थे कुकर करा बेटा। आप ऐसे चक्रव्यूह में जाओगे, ना अंदर आने के ना बाहर आने के। विशेष साइकिल। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल करेक्ट। और आपने ये बड़ा सही पॉइंट उठाया, जो 20 21 साल की जो एज है ना, ये इम्प्रेशनेबल भी बड़ी होती है। क्योंकि इस एज में बिल्कुल। 25 के बाद तो आदमी संभल जाता है, उसको 10 चीजें ना वो एक मतलब आप उसको कह लो कि एक एज का फैक्टर आ जाता है। 25 के बाद माइंडसेट, मैंने कई बार अपना भी देखा, अपना फेज, जैसे हम आई एम हम्म 30 नाउ, तो जो 18 20 21 साल में जो एज माइंडसेट होता है ना, और 25 के बाद जो चीजें चीजें होने लग जाती हैं, तो फर्क भी आ जाता है। कुछ चीजों को लेकर आप कंट्रोल्ड हो जाते हो, आपको हाँ ठीक है यार कुछ ना दे रहा। तो लेकिन वो 20 21 में हम्म ना चार्म बड़ी जल्दी लगता है चीजों का। चाहे वो अब कुछ भी कह लो, कुछ बुरी आदतें होगी, कोई ऐप भी हो गया, कुछ भी है, मतलब नई जगह देखकर ना कई बार आप संभल भी नहीं पाते। विलेज के साथ हम्म थोड़ा सा आप में स्थायित्व आ जाता है, स्टेबिलिटी। तो ये बड़ी वो जो है ना, डॉलर देख लीजिए, जो कह रहे हो आप कि फिर वो फोटो बिल्कुल। खींच के डाल रहे हैं, तो एक वो हम्म कल्चर भी है। और वो फिर अगर इम्बाइब कर लिया आपने, तो बड़ा हार्ड है फिर उससे हम्म बाहर निकलना। ये तो प्रॉब्लम है ये, इसको रिजोल्व आदमी अपने आप को पहचान के कर सकता है, और कोई तरीका ही नहीं है। हम्म, सही सही। तो चंद्रशेखर भाई, आपने बात करी कि भाई पेट्रोल अटेंडेंट्स हैं, कोई मीनियल जॉब कर रहे हैं, कोई ट्रक चला रहा है। इंडिया के हिसाब से मीनियल है, वहां के हिसाब से नहीं कह रहा मैं। हम्म क्योंकि मैनुअल लेबर की प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि इंडिया में तो कदर नहीं है, बाहर है कि हम्म उसकी आपके वेज रेट भी ठीक मिलता है, आपको प्रॉपर सेट है लेबर लॉज में, कितने घंटे काम करोगे क्या है। लेकिन हम थोड़ी इससे ऊपर की बात करते हैं। आप तो बिजनेसमैन, आप बिजनेस अपना खुद का काम कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरे की नौकरी करेंगे जाके, जो ये LMIA पे आ रहे हैं इस टाइप में। हम्म एक तीसरी कैटेगरी भी हो सकती है कि मैं वहां जाऊं एजुकेशन वीजा पे, मैं कुछ कोर्स करूं, तो मेरा ध्यान सिर्फ काम पे नहीं है, कुछ पढ़ाई को लेके भी। मान लो मैं हायर स्टडीज परस्यू करना चाहता हूँ, या मैं किसी हम्म यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनना चाहता हूँ कुछ वहां। इसके लिए मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया से बेटर अपॉर्चुनिटीज ही होंगी हायर एजुकेशन सेक्टर में। तो क्या वहां उसके भी रास्ते हैं? क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं, मेरा एक फ्रेंड था LLB में साथ, वो कनाडा गया, और एक कोई 6 महीने साल भरा कोर्स वहां उसने एनरोल कर लिया, लेकिन काम करता था ट्रक ड्राइविंग का, जिससे पैसे बन रहे थे। तो मेरी बात हुई, हम्म मैंने पूछा, मैं कि भाई ये, बोला यार यहाँ इसी चीज की पैसे हैं भाई, क्योंकि बोला मैंने लॉ फर्म में काम करा कुछ दिन, और लेकिन मैं वहां ग्रो नहीं कर सकता, मैं अप नहीं जा सकता। तो ये एक भ्रांति है, क्योंकि हम अमेरिका के बारे में सुनते हैं, द अमेरिकन ड्रीम, कि एनीबडी कैन मेक इट बिग इन अमेरिका इफ लाइक ही डज हार्ड वर्क। तो कनाडा का क्या सीन है? वहां जो एक ग्लास सीलिंग आ जाती है कई लेवल पे, कि कुछ सोसाइटल एलिट्स बैठे हैं, या आप उस रूफ को तोड़ के वहां ग्रो करने का चांस है इफ यू आर हार्ड वर्किंग। जैसे वो रोहतक वाले लड़के का इंटरव्यू देखा था, हम्म तो मेरे को यही बातें मन में ध्यान में रही, तो हम्म, ये सवाल आपसे इसलिए हम्म, पूछ रहा हूँ। मेरे को सही सही बताइए निशांत भाई,
कनाडा होके गए हो क्या? ना, मैं नहीं गया, मैं कभी नहीं गया। एक एक्सपीरियंस को सत्ता ले रहे हो, चीजों के बारे में ज्ञान ज्ञान तकड़ा ले रहे हो, फिर ऑनलाइन जो भी पढ़ते हो या यार दोस्तों से समझते हो ना, तो आपकी समझ बहुत स्ट्रोंग है, सबसे पहले उसके लिए मुबारकबाद। मजाक नहीं कर रहा। इतनी क्लैरिटी ना इंडिया में बैठ के बहुत मुश्किल है बाहर के देश के आने के लिए। आपने हम्म, इतनी बढ़िया चीज पकड़ी है ना, रग पकड़ी है। ये जो भी थोड़े से एज्ड बंदे यहाँ आते हैं ना, उनको मैं बड़ा खोल के सजेशन देता हूँ, और यही टॉपिक होता है वो, हम्म, कि क्या चक्रव्यूह क्या है। कि शुरू हम्म, के अंदर तो ना, पता है क्या होता है, जब बंदा यहाँ आता है ना, तो शुरू के अंदर इमिग्रेशन स्टेटस हम्म, इज द प्रायोरिटी। सही। जो वर्क परमिट पे आया है ना, सॉरी, जो स्टूडेंट वीजा पे आया है उसकी टारगेट है वर्क परमिट तक जाने बस का। वर्क परमिट पे आया है उसका टारगेट है पीआर पे यार, जाने का, और जब पीआर पे आया है उसका टारगेट है सिटीजनशिप का। सिटीजन बनने और यहाँ आने के बाद वो सोचते हैं, हाँ मैं अब राजा, अब क्या करूं, पीछे देखते हैं, ओ तेरी उम्र होगी 35 35 साल हम्म, 33 साल, अब की करूंगा। अब तो जो कर रहा था पिछले 5 7 साल से वो करने जो रह गया मैं। समझ हम्म, रहे हो मेरे कहाँ से जा रहा हूँ मैं, क्या सही, पकड़ना चाह रहा हूँ बात। प्रॉब्लम इस देश की क्या है, अगर इस देश में आपको छत पाड़ के बाहर निकलना है ना, तो हम्म, आपको डेफिनेटली बिजनेस में आना पड़ेगा। सही। जॉब में चाहे आप आईटी की हम्म, जॉब कर लो, किसी चाहे जॉब आप कोई भी। किसी साइंटिस्ट की जॉब कर लो, चाहे आप एक किसी टीचर प्रोफेसर की जॉब कर लो, हम्म, सेचुरेशन। अब वो सेचुरेशन के बाद भी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टैक्सेस बहुत हाई हैं। प्रोफेशनल टैक्सेस। अप टू 50% टैक्सेस हैं जनाब। हम्म, हैं, और इसकी कैलकुलेशन बड़ी भयानक है। मान सही। लो मान लो आप $1 लाख कमा रहे हो, जो एक हम्म, लाख डॉलर से ऊपर कमाने वाले वो 2-3% लोग ही हैं यहाँ पे। ठीक है, हम्म, जो एवरेज है ना वो है 50 से 60 हजार डॉलर, है ना। तो मैं 1 लाख का अगर एग्जाम्पल लेता हूँ ना, तो अगर आप वो 40 45% की ब्रैकेट में आ रहे हो, तो आपके पास हाथ में आए 60 हजार सही। डॉलर महीने महीने के आए 5 हजार डॉलर। ठीक है जी। हम्म, अब आपने बहुत बढ़िया काम करा और आपका हाइक लग गया, हम्म, आपकी हो गई 1,20,000। हम्म, 20,000 डॉलर बढ़ गई आपकी सीधी सीधी सही। तनख्वाह। हाँ, ये मतलब ज्यादा ही मान लो आप, हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। बेस्ट के तो सिनारियो। अब इसके ऊपर आपने 40% के आपका फिर से टैक्स लग गया। दिया। 12 चौके 48 गया। हम्म, तो कितना कितना बचा वो आपका, बारह कितना हजार हाथ में आया आपके? 72 हजार टोटल हम्म, आए, है ना। हाँ, तो अब आपके हाथ में कितने आए? 7 हजार। महीने। हाँ, दैट्स इट। ठीक। समझ रहे हो। अब इसके बाद भी आगे कैलकुलेशन करोगे ना, 1.5 लाख तक भी पहुंच जाओगे ना, तो हाथ में आपके 8 हजार से भी नीचे आएंगे। हम्म, महीने इतने के। भी नहीं आएंगे पूरे, हाँ, महीने के। तो जो 1 लाख की इनकम है ना, उसके बाद हम्म, आपका सेचुरेशन आना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, कोई भी ये जॉब आप ग्लास पकड़ सीलिंग, लो। ग्लास सीलिंग है एक। नहीं गया। तो यहाँ पर इसलिए क्या करता है आदमी, हमेशा दो काम करता है। या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रोफेशन ढूंढता है, जिसके हम्म, अंदर आपका रियल्टर, रियल एस्टेट हम्म, जिसको अपन प्रॉपर्टी डीलर बोल देते हैं, मॉर्गेज एजेंट, हम्म, जिसमें जो बैंक की जो लोन्स वगैरह मॉर्गेज जो कि हम लोग मॉर्गेज ब्रोकर हैं, इंश्योरेंस ब्रोकर, जो सही। इंश्योरेंस का बड़ी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इंश्योरेंस यहाँ की, अपने इंडिया की तरह है वो नहीं है, इंडिया में भी आजकल बहुत ग्रो कर रही है खैर। हम्म, देन आपके इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स, देन आपके नोटरी, लॉयर्स। हम्म, इसके अंदर आप जितनी मर्जी ग्रोथ कर सकते हो। और दूसरी सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है, कि मान लो आप 1 लाख डॉलर कमा रहे हो एज ए मोर्गेज ब्रोकर, या हम्म, एज ए इंश्योरेंस ब्रोकर, आप पकड़ लो किसी को भी। ठीक है, ये मिथ हाइपोथेटिकल टर्म है बिल्कुल ही, क्योंकि बिजनेस है, कोई 5 लाख भी कमाता है, कोई 50 हजार भी कमाता है। मैं एक कैलकुलेशन इजी करने के लिए 1 लाख पकड़ रहा हूँ, उन्हें लोग जज करने लग जाएंगे, बोले 1 लाख कमाओगे हो। तो वो नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ। तो 1 लाख डॉलर अगर आप कमा रहे हो ना एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन के अंदर, आप टैक्सेस खुद के मैनेज कर सकते हो। आपको हम्म, अलाउड है उसमें से रेंट निकालना, तो आप अपने घर की जो मॉर्गेज जा रही है वो निकाल सकते हो। गाड़ी का खर्चा, किस्तें उसकी, पेट्रोल का, हम्म, गैस का खर्चा, पेट्रोल का खर्चा, इंटरनेट का खर्चा, मोबाइल का खर्चा, लैपटॉप का खर्चा, ये सारे के सारे, बाहर आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, वो एवरीथिंग आप बिजनेस में दिखा सकते हो, कि मैं हम्म, बिजनेस पर्पज से गया था तो मेरे को भूख लगी, मैंने रेस्टोरेंट बिल्कुल। में खाना खा लिया। मैं मिलने गया था, मैंने उसको कॉफी पिला दी, चाय पिला दी। तो ऐसे करके वो 1 लाख के ना खर्चे दिखाता 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 ले आएगा उसको 40 हजार रुपये। 40 हजार रुपये, 20% टैक्स लगता है जनाब सिर्फ। हम्म, ठीक है, तो कितना टैक्स दिया उसने? दस सही। हजार तो हम्म, कहाँ वो नौकरी वाला 1 लाख पे 40 हजार टैक्स दे रहा था। मतलब चलो, दीज कैलकुलेशंस आर जस्ट फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। एग्जैक्ट नहीं है, मैं सिर्फ एग्जांपल ही ले रहा हूँ, एग्जैक्ट कितना टैक्स है वो तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, बट मोटा मोटी ये एग्जांपल है यही। आपके लिए, कि एक टाइम पे आने के बाद बंदा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के प्रोफेशन ढूंढ लेगा, या दूसरा होगा कि वो अपना बिजनेस ढूंढ लेगा, जैसे रेस्टोरेंट खोल लिया कोई छोटा सा, सबवे हम्म, खोल लिया, कोई कॉफी की शॉप खोल ली, या कोई नुक्कड़ की कन्फेक्शनरी की जो दुकान होती है अपनी वो हम्म, खोल ली, कन्वीनियंस स्टोर खोल लिया जैसे, राइट।
पेट्रोल पंप बहुत ले लेते हैं लोग, पेट्रोल पंप ले लिया, तो इस तरह के बिजनेसेस के अंदर फिर लोग चले जाते हैं। ये मोस्टली जो हाईली स्किल्ड प्रोफेशन के अंदर है ना, उनका तो देखो छुटता नहीं, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस हो जाता है जीरो। ये ये बहुत हार्ड वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, पर ये सच्चाई है। हम्म, मान लो कोई बंदा एक ही तरह की जॉब करता है, हम्म, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, उसने सिर्फ एक स्किल सीखी है, वो भी टेक्निकल, मान लो कंप्यूटर की कोई पकड़ ली उसने, वही वो कहीं जगह रहता नहीं, बीस नहीं साल बाद पकड़, वो नहीं फिर वही। धंधा बिजनेस करना, क्योंकि उतना ना मार्केटिंग का सिस्टम पता, ना कुछ और पता। तो ये भी इनिशियली अगर आपने 5 6 7 साल में कर लिया ना, तो कर लिया, अदरवाइज आप दूर निकल जाओगे ये चीजों से। तो ये एक वही अच्छा मतलब पॉइंट है। हम्म। 20s में अगर आप घुस गए, क्योंकि अगर आपने 20s अपने पूरी इसमें और किसी काम में लगा दिए, देन यू वांट टू हम्म। शिफ्ट टू समथिंग एल्स, तो पॉसिबल हम्म। नहीं है। और पॉसिबल भी होगा तो आप उतने सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। जो आपका जो एक क्रंच हम्म। ईयर्स होते हैं ना, आपकी समझ हम्म। डेवलप होती है, चीजें मतलब देखने की एक ऑब्जर्वेशन होती है नया नया आप में। और आप वही फिर, या तो पेट्रोल अटेंडेंट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि जो आए हम्म। मतलब उस टाइप के जॉब्स में है वो LMI लेके, लेकिन कोई हम्म। एजुकेशन स्टडी वीजा पे भी आया, फिर वो भी PR के चक्कर में 2 साल पढ़ा रहा। वही था कि वो एक मतलब पिंजरा है कि आप हम्म। है तो कुछ सिक्योरिटी तो है, थोड़ा बहुत तो कमा रहे हो, लेकिन वो पिंजरा नहीं तोड़ हम्म। सकते। उसी में फंस के रह हम्म। जाओगे कुछ टाइम तक। बिल्कुल और उसको बिल्कुल तोड़ना बिल्कुल। है तो फिर आपने कुछ और काम, जैसे कुछ आपने कहा, करना पड़ेगा, हाँ। तो वही जो। इससे पहले आप किसी और टॉपिक पे शिफ्ट हो जाए ना, इसमें मैं एक बात और जोड़ूंगा, इंटेंशनली जोड़ना चाह रहा हूँ। क्योंकि एक ना यहाँ पे ये बात भी समझने की बहुत जरूरत है, क्योंकि अपन ने जॉब की ना बहुत बात कर दी, तो किसी के दिमाग पे गलत इंप्रेशन ना पड़े इस चीज का। कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं है इस देश के ना अंदर। नहीं, उसका रीजन बिल्कुल। भी है, उसका रीजन भी है, बहुत क्लियर रीजन है। जो जो भी काम ऐसे होंगे ना, जो आपके हाथ की स्किल से रिलेटेड हैं, वो टॉप अर्निंग जॉब्स हैं यहाँ पे। हम्म, चाहे वो ट्रक ड्राइवर्स की हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन मेसन मजदूर की हो, मिस्त्री की हो, वो टॉप स्किल्स की जॉब्स हैं, वो सारी की सारी, उनकी इज्जत होती है तकड़े वाली। ठीक है ना। और जितनी आपकी सॉफ्ट जॉब है ना, उनके अंदर उतने ही पैसे भी कम है। ये लगा लो, एक ट्रक चलाने वाला, एक IT वाला ज्यादा पैसे कमाता है। सही। ठीक है ना। तो उस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, कहीं दिमाग के अंदर हाँ, गलत पिक्चर बना लो कि भाई मैं हाँ, तो कनाडा जाऊंगा, पर ये जॉब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वो पॉडकास्ट देखा था, उन्होंने बड़ी बेइज्जती करी उन्होंने थी कही उनकी थी आप जॉब। बिजनेस करिए, ये काम मत करिए। हाँ हाँ, तो वो गलत इंप्रेशन ना बनाए उस चीज का। ये भी मतलब कहना जरूरी था, तो मेरे को लगा एक बार स्टॉप करके एक बार कहूँ जरूर भाई को। नहीं बिल्कुल, बहुत, और कोई मतलब मिसकंसेप्शन ना डेवलप हो अगर हम कुछ हाँ। पॉइंट किसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहे होंगे, अन्यथा ना हम्म। लें। और फिर दोबारा ही है कि ये कोई मतलब भाई साहब कोई प्रोफेशनल नहीं है ना, मैं हूं, मैं तो इंडिया में बैठा हूँ। बस और कोई बस। लीगल एडवाइस, कोई हम करियर मतलब कंसल्टेंसी भी हमने हम्म। नहीं खोल रखी। तो इसको हाँ। मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जाना है तो किसी प्रोफेशनल तक कंसल्ट करो। दिस इज जस्ट बस फॉर बस डिस्कशन पर्पस। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो चंद्रशेखर भाई, थोड़ी सी जॉब तो बाहर लिखना ही, काफी बात कर ली हम्म। जॉब की करना क्या चाहिए, क्या कौन सा वीजा, ये वो। ठीक है। अ, आप गए तो आप हरियाणवी कम्युनिटी कैसे है वहाँ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम देखे हैं शो वगैरह करवाए जहाँ हैं कुछ बर्डिंग आर्टिस्ट सिंगर वगैरह, ऑस्ट्रेलिया में एक सब कल्चर सा डेवलप होने लग रहा है। कनाडा में क्या है? हम्म। हमने कनाडा में एक सिख पंजाबी कल्चर तो काफी फ्लरिशिंग देखा है वहाँ पे, काफी मजबूत है। हरियाणा वाले अब हम्म। जाना शुरू हुए हैं पिछले 5-10 साल तक। तो आपस में आप कैसे इंटरकनेक्टेड हो एज कम्युनिटी? कोई बॉन्ड्स हैं, क्या स्टेटस हम्म। है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। ओके, तो मेरी पर्सनल जो कनेक्शन है हरियाणवी कम्युनिटी से, वो ज़्यादा रहती है। हम्म, और यहाँ आने के बाद ज़्यादा और बन गई, उसका हम्म, रीज़न था क्योंकि मेरे को किसी चीज़ का अभाव महसूस हुआ। हम्म, मतलब मैं एक स्टेटमेंट बोलूँगा, बट वो मैं किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं बोल रहा, किसी भी टाइप की। जो मैं अब बात कर रहा हूँ ना, वो मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ ओटावा रीजन की। ओटावा कनाडा की कैपिटल है। तो हम्म, मैं NCR रीजन की बात कर रहा हूँ, जो नेशनल कैपिटल रीजन है यहाँ का, क्योंकि मैं वहीं रहता हूँ। बाहर सिचुएशन थोड़ी चेंज है, हम्म, तो मैं यहाँ का प्रोस्पेक्टिव लेके बोलता हूँ ये बात। तो मैं ये बोलता हूँ, जो यहाँ का हरियाणवी है ना, NCR का हरियाणवी, जैसे आपने बोला ना कि यहाँ का हरियाणवी जो जिंदगी, तो हरियाणवी की जिंदगी यहाँ पे एज ए भारतीय है वो। हम्म, यानी कि यहाँ का हरियाणवी, ओटवा भारतीय। रीजन का हरियाणवी भारतीय की जिंदगी जी रहा है वो। बात करोगे पंजाब की, तो पंजाब वाला पंजाबी की जिंदगी जी रहा है। पंजाबी मंदिर है। गुजरात की बात करो तो गुजराती की जी रहा है। केरला की बात करोगे तो मल्लू की जिंदगी जी रहा है। समझ रहे हो ना। तो हरियाणवी जो है वो भारतीय की जिंदगी जी रहा है। उसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत ज्यादा कम्युनिटी और ये कनेक्शंस नहीं है। पर नहीं इसका है। मतलब ये नहीं है लोग नहीं है, हम्म, लोग भी हैं। तो मैं कम्युनिटी से इसलिए जुड़ा हूं, यहाँ पे आके मेरे को ये थोड़ा सा एक गैप महसूस हुआ। हम्म, मतलब मैं खुद भी ना बाहर जाके, मैं नहीं कहता कि भाई कम्युनिटी डिवाइड कर दो,
पंजाबी अलग, हरियाणवी अलग, गुजराती अलग। मैं खुद एक अखंड भारत के पक्ष में हूँ, बहुत बड़ा एक मतलब मेरी सोच है कि अखंड भारत ही रहना चाहिए। बट यहाँ पे आके मेरे को पता चला 45 ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, डिफरेंट डिफरेंट। हम्म, कोई कोई बिहार की, कोई गुजरात हाँ, की, कोई एक बार। हिमाचलियों की, कोई कोई चेन्नई की, कोई कहीं हम्म, की, हरियाणा की नहीं है। हम्म, तो वहां से फिर वो एक गैप महसूस हुआ कि नहीं देखो, सारी बनी हुई है ना, तो रिप्रेजेंटेशन तो हरियाणा का भी होना चाहिए। क्योंकि हमें लगती बात छोटी सी है, और इंटेलेक्चुअल लोग ना बड़ी आसानी से कह देते हैं क्या यार तुम डिवाइड करने की बात करते हो, औरों की है चलती रहेगी, हमारी नहीं चलती रहेगी। पर ये ना, ये हमारे बच्चों के लिए ना बहुत बड़ी एक एक डेजर्ट पैदा कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो आपके हम्म, इवेंट के अंदर आपको कोई पार्टिसिपेशन भी नहीं कराएगा। हम्म, आपकी हिमाचली ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इवेंट हो रहा है, मान लो एम्बेसी का है सरकार का, तो वहाँ पर आप ऐसे बोलोगे कि हम कल्चरल जो है वो हमारे हिमाचल का प्रेजेंट कर देंगे। इवन सरकार भी बोल देगी कि हम डाइवर्सिटी दिखाना चाहते हैं, आप भेजो। जब सही हमारे पास कोई एंटिटी नहीं है तो हमें कॉन्टेक्ट कौन सही। करेगा, हमारा कल्चर कैसे बाहर जाएगा? है ना? तो बच्चों को तो हम बिल्कुल भी टच नहीं दे पाएंगे इन चीज़ों का, जब तक हम मिलेंगे नहीं। थोड़े बहुत रगड़ी के कोई इवेंट कर लिए, थोड़े बहुत कोई हरियाणवी डांस के नहीं कर लिए। तो फिर मेरे को लगा कि यहाँ का ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। तो मैंने यहाँ आने के बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट करा, हरियाणवी पीपल ऑफ ओटावा करके। और वो धीरे धीरे, पहले तो मजाक मजाक में 3 बंदों ने शुरू करा था उसको, बट फिर उसको ऑर्गेनाइज करते करते उस पर बंदे बढ़ने लगे। फिर पता चला मेरे को कि ओटवा रीजन के अंदर अंदर 200 हरियाणी फैमिलीज रहती हैं। तो वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होनी शुरू हुई है, लगभग 100 फैमिलीज उस ग्रुप पे इकट्ठी हो गई हैं। तो टू बी वेरी फ्रैंक, शुरू में तो हमने ये सोचा था कि भाई थोड़े अपने लोग होंगे हरियाणा के, तुम मौज मस्ती बातचीत कर ली, तो इस तरह के हिसाब से करेंगे। तो हमको अभी इसको फॉर्मल ग्रुप बनाना पड़ेगा, और वो बकर बकवास के लिए फिर एक और ग्रुप क्रिएट कर लिया कि चलो लौंडे लोग तो इसमें बात कर लेंगे। तो अब ऑर्गेनाइज हो रहा है वो चीज़ें। हम्म, अब धीरे धीरे क्या है कि चीज़ों की सपोर्ट भी मिल रही है, चीज़ें आगे आ भी रही हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रैम्पटन से चलती है, जीटीए के अंदर है, हना, हम्म, हरियाणवी एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका। तो हम्म, उसको हम लोग फिर ओटावा में लेके आए। रितेश भाई साहब हैं हमारे, एक यहाँ अपने हरियाणा के पूर्व मंत्री के पोते हैं, वो हमारे साथ यहीं ओटावा में है। बड़ा अच्छा रिलेशन है उनके साथ मेरा। तो हम्म, उनके सहयोग से हम उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ ओटावा में लेके आए। तो उसका जो ओटावा चैप्टर है, वो वो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैंने इसका यहाँ रखा भी होगा, अगर देख पाओ तो ना, दिख रहा है हम्म, कैमरा में, बिल्कुल दिख हरियाणवी रहा है, हाँ। एसोसिएशन अमेरिका। तो इसको हम्म, ओटावा में रिप्रेजेंट जो है वो हम लोग कर रहे हैं अभी इसको धीरे धीरे। तो हमने इवेंट में भी खूब रिप्रेजेंटेशन करी, हरियाणवी डांसों की, हरियाणवी कल्चर की। और अभी 1 नवंबर को हम लोग पहली बार ओटावा में अपना हरियाणा डे सेलिब्रेट करेंगे। ग्रेट। पिछले साल हम लोगों ने हरियाणा की तरफ से गीता जयंती ऑर्गेनाइज करवाई पिछले साल। वो भी का पार्लियामेंट में, कनाडा के हम्म, संसद के अंदर, जिसमें हरियाणा से भी मंत्री भी आए, कई सही। मंत्री आए, इवन सीएम के उससे भी ऑफिस से भी बंदे रिप्रेजेंटेशन में पहुंचे थे। जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वीडियो मैसेज भेजा था हम्म, हैं, और प्रधानमंत्री जो यहाँ का कनाडा का है उसने लेटर के अप्रिसिएशन भी भेजा था। मतलब अच्छा बड़ा इवेंट था वो भी मिलजुल के पूरा हना की वजह से और रितेश भाई साहब की मदद से वो हम लोग इसको यहाँ पर कराने में सक्षम हुए। तो धीरे धीरे नो डाउट अब वो चीज़ें बढ़ रही हैं। और आपने फिर नाम लिया पंजाबी, जिस तरह म्यूजिक का और इन सब का कल्चर भी हम्म, खूब सुनने को मिलता है यहाँ पे। तो वो एक्चुअली रग है किसी कल्चर को किसी फॉरेन धरती के ऊपर बनाने की। हम्म, अगर आपको बनाना है तो म्यूजिक और एंटरटेनमेंट सबसे पहली चीज है जो बना सकती है, जो उसको जोड़े रख सकती है। क्योंकि बाहर आके स्ट्रेसफुल तो सारे हैं ही हैं, और फिर अपनी मातृभाषा जो सुनने को मिल जाती है ना, तो उसकी मौज ही न्यारी होती है फिर उसकी, राइट? तो यहाँ पर भी मैं खुद चाहता हूँ पर्सनली, इसलिए मेरी कोशिश थी इस बार मैं आया ना जब इंडिया, तो मैं क्या हम्म, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोगों से मिलूं। इसलिए मैं कौशिक भाई साहब से भी मिला, उनसे बातचीत भी हुई कि शायद हम किसी मूवी की स्क्रीनिंग भी ये हो कि भाई कनाडा में बढ़िया। करें, राइट? कि भाई लॉन्चिंग भी हो जाए, स्क्रीनिंग भी हो जाए, कुछ वहां से कलाकार भी बुला लिए, उनका हम्म, प्रोत्साहन हो जाए। पर्सनली मैं ये भी चाहता हूँ कि कोई एक दो गाने जो है ना वो कनाडा में शूट किए जाएं। अगर सही। मेरे को हाँ। थोड़ा बहुत भी अगर इसका सपोर्ट कहीं से मिले ना, कि भाई किसी ने गाने बना रखे हैं, शूटिंग उसकी हम यहाँ पर अरेंज कर पाए, तो वो एक अच्छा, क्योंकि हमारा यूथ बहुत आ रहा है अभी यहाँ पे, और हम्म, हरियाणवी गाने अब जो आपकी मैडम आजकल खूब चल रही हैं, है ना? प्रांजल दे प्रांजल दहिया, हाँ, आपकी तो गोती होगी। प्रांजल दहिया ने तो खूब मतलब मतलब अच्छी खासी पब्लिसिटी या फेमस कह लो हो गए हैं, वो फॉरेन लैंड पे खूब चलते हैं उनके गाने, है ना? तो उससे एक पुश मिला है। उस पुश में मेरे ख्याल से अगर ये एक छोटी सी अवती सी और डाली जाए ना, कि कैनेडियन, क्योंकि पंजाबी गानों का कल्चर ना वहां से एकदम से हाइप हुआ था, याद करो आपकी, जब कनाडा के इनके वीडियोस यहाँ शूट होने लग गए थे यहाँ वो शूट गाने होने सारे के। लगे थे और फिर फॉरेन। एकदम से ऐसी रेल पकड़ी उन्होंने कि पूछो है ना।
तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है। मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, बट मेरे को एक गट फीलिंग आती है, एक इंट्यूशन आती है कि यहाँ होने चाहिए हरियाणवी गाने शूट। और वो मिलजुल के मदद से हो सकते हैं थोड़ा बहुत। कोई आजकल तो प्रोडक्शन हाउस भी खूब आ रहे हैं, हरियाणवी कल्चर पे काम चल रहा है, स्टेज स्टेज कर रही है हरियाणवी कल्चर पे खूब काम। आपने रिसेंटली पॉडकास्ट भी करा, है ने ना, भाई के साथ या विना विना साथ। विना जी के साथ बिल्कुल, मैं उन्होंने। एग्री करता हूँ इस बात से आपकी कि पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और ऑस्ट्रेलिया में तो मैं देख भी रहा हूँ, मतलब हम्म। अब न्योली वाले ने एक शो करा है मेलबर्न में, एक स्टेज शो। हम्म। उसमें हम्म। बकायदा टिकट पे उसने शो करा, फ्री में भी वाह। नहीं, टिकट पे। और ऑस्ट्रेलिया में लोग ब्रिस्बेन से, छोटा देश नहीं है ऑस्ट्रेलिया, कोई पर्थ से मेलबर्न आना लग रहा है, मतलब 6 आवर फ्लाइट है, कोई मतलब 5 आवर फ्लाइट लेके पर्सनल वाह जी खर्चे वाह। पे लग रहा है शो देखने दी। तो विद इन द कम्युनिटी इटसेल्फ कुछ चीजें जर्मिनेट हो रही हैं धीरे धीरे धीरे, वहां गानों की शूटिंग हो रही है, ये है वो। कनाडा में हमने अब तक नहीं देखा, लेकिन आपकी जैसे बात करी ना, क्योंकि एक बार कनाडा के बैकग्राउंड में किसी ने गाना देख लिया हरियाणवी के पीछे बर्फ हम्म। पड़ने लग रही है, ठीक है, मेपल हम्म। ट्रीज है, ये वो। तो एक गाना सेट हो गया तो फिर एक टेम्पलेट बन जाता है आने वालों के लिए, बिल्कुल कि फिर बिल्कुल वो फिर एक बिल्कुल। ट्रेंड बन गया तो बाकी सब उसने फॉलो करने लग जाए। अब नॉर्मल कई हम्म। गाने में देखे हैं ऑस्ट्रेलिया में शूट करने लग रहे हैं, क्योंकि एक कम्युनिटी हम्म। डेवलप हो गई कुछ शहर में, और वो थोड़ा सा प्रोत्साहन देने लग रहे हैं। तो लोग आवे हैं, वो हरियाणा डे भी उन्हें 1-2 साल तक सेलिब्रेट करने लग रहे हैं, सिंगरा ने बुलावा है। तो ये हम्म। हाना भी, मेरी उम्मीद है कि आगे शायद इस चीज ने कॉग्निजेंस लेकर थोड़ा और कनाडा में भी वो बड़ा बनेगा। और पंजाब का कल्चर और एक पंजाबी गाना की वहां शूटिंग होना एक केस स्टडी है अपने आप में। जैसे आप बता बिल्कुल रहे बिल्कुल। कि बिल्कुल बाहर कैसे कंजर्व कर सकते हैं उसको। हम्म। वैसे अब हर कम्युनिटी के, इवन पंजाब पंजाब नहीं, जब गरबे का अभी सीजन चल रहा है, ठीक है, जब ये गुजरात गरबे का सीजन आता है ना, वहाँ के टॉप से टॉप जो सिंगर है ना गुजराती, सारे के वो सारे कनाडा टूर करते हैं, टोटल टोटल सारे आते हैं उस कम्युनिटी के। इसी तरह आप केरला वालों के ले लो, उनके भी खूब आते रहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल। कम्युनिटी से अटैच्ड हैं, उनके देखते रहते हैं क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं। पर हमारे हम्म, वाले थोड़े से अभी इस मामले में पीछे हैं, बट उम्मीद है कि जो पीक पे अभी आ रही है ना इंडस्ट्री, जो 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 रेस पकड़ रखी है, जो हाँ जो एक मोमेंटम पकड़ रखा है अभी, जल्दी आ जाएगा, जल्दी बात बन जाएगी। बिल्कुल। और पंजा दाब रखे है रेणविया ने, जमा तो कसुत्ती देखो। दान। हाँ बिल्कुल। चंद्रशेखर भाई, बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रही है। आखिरी सवाल पाओगे, हमने काफी चीजें टच करी आज। और वो आपसे प्री पॉडकास्ट भी बात हुई थी, थोड़ा सा आप जो इंडो कनाडा रिलेशन की मौजूदा हाल चल रहा है उस पर थोड़े हम्म। विचार व्यक्त करें, उसके बाद हम फिर इसको एंड करेंगे। क्योंकि फाइनली कोई अब को जाना चाह रहा है, तो आपकी नजर में हम्म। क्या है, ये जो कई कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं, तो प्रेजेंट हम्म। हाल इंडो कैनेडियन रिलेशन का, उसका कुछ एडवर्स इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा? इंडिया से हरियाणा से लड़के जो लड़कियां हैं बाहर जाएंगी पढ़ने या कुछ और काम करने, तो उस हम्म। सेंस आपको क्या लग रही है, आपके क्या विचार है इस बारे में? वैसे तो बहुत वास्ट टॉपिक सा है, आपने खुला छोड़ दिया। हाँ, पर तो वही मैं है, कोशिश ओपन करूंगा, क्वेश्चन हाँ, कि थोड़ा सा ब्रीफली, थोड़ा सा अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो बीच में। है। बट हाँ, मैं अपने तरीके से आपको शुरू कर देता हूँ कि भाई क्या मेरा मानना है इस बात टॉपिक। मैं सेंसिटिव पार्ट को बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा, अगर नहीं, मेरा हाँ, हम इंटरेस्ट उस भी पर नहीं है जाना तो भी नहीं चैनल। चाहते। देखो, मेनली तो क्या है कि जो अभी इंडो कनाडा का रिलेशन चल रहा है ना, जो भी इशू हुआ, हम्म, वो इशू दो देशों के बीच में डिप्लोमेटिक इशू है। वो हम्म, डिप्लोमेसी से सोल्व हो जाना चाहिए था, ठीक। पब्लिक नहीं होना चाहिए था। पब्लिक हम्म, होने से बहुत सारी चीजें जो अनवांटेडली मैस हम्म, क्रिएट करती हैं, वो हो जाती हैं, और वो हो रही हैं। बट उसके साथ साथ यहाँ ये मेंशन करना जरूरी है कि एक तो मतलब जो इंडिया में बैठे हैं ना फिलहाल, हम्म, तो मतलब इंडियन मीडिया जो है, हम्म, वो ऐसी रोटी पौधे हैं, किसी किसी कोई भी न्यूज आ जाए उसकी, मानोगे नहीं, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त जिन्हें दो दो तीन तीन साल से मेरे को कॉल नहीं करा होगा, उनने मेरे को कॉल करके ऐसा एहसास करा दिया जिस तरह मैं काला पानी बैठा हूँ। सही सही। मैं भाई, एक डेवलप्ड देश में बैठे हैं कनाडा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम्म, कोई दंगे नहीं हो रहे। यूं नहीं है सही। अभी जिस तरह हरियाणा में मान लो कोई, मान लो किसान आंदोलन होया, उसमें थोड़ी बहुत हाथापाई होगी, या पहले भी कोई बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए उसमें हाथापाई हो जाती है। वो यहाँ इतना मामला नहीं चढ़ता है, पर वो हम्म, मीडिया ने हाइप बना दिया, तो हम लोग सारे सेफ हैं यहाँ पे, उसमें किसी टाइप का कोई इम्पैक्ट नहीं है। पर थोड़ा सा फर्क इतना ही है कि भाई एक हल्की हल्की ना कड़वाहट दिख जाती हम्म, है दोनों कम्युनिटी खटास। के बीच में, खटास हम्म, सी महसूस हो जाती, खिंचाव सा महसूस हो जाता है, पर वो आपको शो नहीं करेगा फिर भी वो, बट आप महसूस कर जाओगे कि खिंचाव तो आ गया है वो। या इसको मैं दूसरे एंगल से ये बोलूं भाई, मान लो कि
पहले भी हमें पता था कि कनाडा के अंदर खालिस्तानी जो हैं वो हैं, जो हम्म, सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को। मेरा एनकाउंटर भी हुआ था 2020 में, मैंने बताई थी आपको ऑफ कैमरा ना, हम परेड कर रहे थे उस दौरान। हम्म, लेकिन यूं लगता था एक बहुत स्मॉल प्रपोर्शन है वो होता है, लेकिन हम्म, अब जैसे ये मुद्दा छिड़ा है ना, तो अब एहसास हो गया कि नहीं, स्मॉल प्रपोर्शन तो डेफिनेटली नहीं है, एक बड़ा प्रपोर्शन है जो खालिस्तान को सपोर्ट करता है। हम्म, हमारे आसपास भी मौजूद है, जो हमें पहले एहसास नहीं था, हमारे क्लाइंट्स में, हमारे कस्टमर्स में, हमारे बिजनेसेस के अंदर जो हैं वो लोग करते हैं। पर दो धड़े बटे हुए हैं उसके अंदर, एक टोटली नॉन वायलेंट सपोर्ट करना चाहता है इस मूवमेंट को, हम्म, एक फिर दूसरे टाइप का जो है ये जिसके पीछे इंडिया पड़ा हुआ है फिलहाल। बट एनीवेज उस डायरेक्शन में जाएंगे नहीं। फिर आपने ये बात पूछी कि भाई इससे इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है चीज़ों के ऊपर, हम्म, तो आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है मेरे को ये बात करने का। मैं इस पे एक वीडियो बनाना चाह रहा था अपने चैनल के ऊपर भी कि इंडियन गवर्नमेंट ने कैनेडियंस के जो वीजा है ना हम्म, वो बंद किए हैं। हम्म, कैनेडियंस के वीजा, जो कैनेडियंस पासपोर्ट होल्डर, इंडियन होल्डर पासपोर्ट है। होल्डर है ना, हाँ, यहाँ के इंडियन पासपोर्ट होल्डर जो कनाडा में बैठे हैं उनके ऊपर किसी टाइप का कोई इम्पैक्ट नहीं है, वो आ जा सकते हैं बड़े प्यार से, बड़े आराम से। लेकिन जिनके पास कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर है ना उनका वीजा नहीं लगेगा। लेकिन जो कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर इंडियंस हैं, हम्म, जो इंडियंस हैं जो कैनेडियन का पासपोर्ट ले चुके हाँ, हैं, वो किसी सिटीजनशिप भी ले चुके वीजा हैं, के लिए गए हैं या जो मतलब हाँ, किसी भी काम के लिए उनके वहां। उन पर उनके पास ओसीआई होता है। मैं रिपीट करता हूँ ताकि गलत ना हो जाए मामला। ओवरसीज इंडियन सिटीजन लोग, है। हम्म, हाँ, जो इंडियन लोग यहाँ हैं जो कैनेडियन बन चुके हैं, हम्म, उनके पास, सबके वो तो पास हम। ओसीआई है। सही। उनको वीजा की जरूरत ही नहीं है, तो जरूरत उनके नहीं। ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। जो नए नए बने हैं ना उनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट है, क्योंकि उनके पास ना वीजा और ना ओसीआई, क्योंकि अभी तो उनका कनाडा का पासपोर्ट आया था। अब वो बेचारे फंस गए, तो कोई नहीं, देश के लिए थोड़ा सा वेट कर लो, खुल जाएगा हम्म, ये मामला भी। तो मेजोरिटी इम्पैक्ट नहीं हो रही है इंडिया की। इंडिया ने वीजा बंद किए कनाडा के। सही। ऑन द रिवर्स हैंड कनाडा ने कोई वीजा बंद नहीं किया अभी तक, ना तो वर्क परमिट, ना हम्म, स्टूडेंट परमिट, ना पीआर और ना सिटीजनशिप। वो सारी की बिल्कुल। सारी एज इट इज चल रही हैं, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है किसी भी टाइप की। और मुझे नहीं लगता है कि इंडिया से आने वालों को किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम फेस होने वाली है, अनटिल ये मामला कोई गलत ट्रैक ना पकड़ जाए। हम्म, समझ रहे हो, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्यूचर का अभी कुछ कह नहीं सकते कि सही। कहाँ जा सकती हैं चीजें। ठीक। तो थैंक यू फॉर गिविंग क्लैरिटी ऑन दिस एस्पेक्ट। और ये बड़ा अच्छा वेलकम लगा भाई। चंद्रशेखर भाई आज आपसे बात करके। काफी डिटेल में हमने बात की, काफी पॉइंट छुए पर्सनल आपके और प्रोफेशनल के साथ साथ जनरल जो हम्म, बातें हमारी हरियाणवी जिंदगी की वहाँ कैसा चल रहा है और कैसे आप हम्म। गए कनाडा, कैसे जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से काफी वैल्यूएबल डिस्कशन ये रही और दर्शकों को भी पसंद आएगी। बाकी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। आशा करते हैं दर्शकों को पसंद आएगी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी भाई को कनाडा बुला के मैं भाई का पॉडकास्ट लूंगा एक दिन। जो भाई की जर्नी रही, मेरे को बड़ा क्यूरियोसिटी है कि मतलब कि दिमाग के अंदर ऐसा होना कि हरियाणवी बोली के अंदर पॉडकास्ट स्टार्ट करना, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है भाई। मैं डेस्परेटली वेट करूंगा, या मैं इंडिया आया तो इंडिया में शूट करेंगे उस पॉडकास्ट को, और फेस टू फेस भाई के साथ बैठ के एक पॉडकास्ट मेरे चैनल के लिए भी शूट करेंगे। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, खूब मजा आया भाई, और जल्दी मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू फॉर कमिंग भाई साहब। जय राम जी की। जय राम जी।